आज आपके पास सेट नंबर कौन सा है? 94। चलो बताओ, सबसे पहले आज का पेपर कैसा था? हैं, मजा आया आज पेपर करने में? कैसा लगा पेपर? सही था या बहुत सही था? या ऐसा लग रहा था, ऐसा तो नहीं लग रहा था बहुत सभी आ रहे हैं मुझे? नहीं, इस पेपर में नहीं लगा ऐसे। हाँ, काफी कुछ आ रहा था ना। ये बहुत ही बेसिक पेपर है। आप ये मान के चलिए, ऐसे पेपर आज से 5-6 साल पहले आते थे। देखना वहाँ कौन है। आज से 5-6 साल पहले आते थे ऐसे पेपर। ठीक है, चले जी। तो अगर मान लो पेपर, एक बारी के लिए ऐसे समझिए, अगर पेपर थोड़ा आसान आता है तो इसी तरीके से आएगा। तो ये पेपर आज का इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक, चलिए जी। तो हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो उत्तराखंड के प्रश्नों को, थोड़ा आज प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ा जिग जैग में है। ठीक है, कहीं पे आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे, कहीं पे उत्तराखंड के मिल जाएंगे। अब जीएस वाला पोर्शन तो सर ने कर दिया, जीएस और कौन सा, हिंदी वाला पोर्शन। ठीक, आज थोड़ा बहुत रीजनिंग मैं बता दूंगा आपको। राइट, चले जी। सबसे पहले देखो उत्तराखंड के प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रसिद्ध गर्जिया देवी, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो गर्जिया देवी का मंदिर है, बताओ भाई, गर्जिया देवी का मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? नैनीताल में है। और नैनीताल में कहाँ पर है? कोसी नदी के तट पे जो है आपको गर्जिया देवी का मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? गर्जिया देवी का मंदिर आपको कोसी नदी के तट पे मिल जाएगा। रामनगर से कुछ पहले ही पड़ता है। जैसे नदी जो है आपके मैदान में एंटर करती है, तो उसी के आसपास जो है, रामनगर के आसपास, यहाँ पे क्या है, गर्जिया देवी का मंदिर है। इसके अलावा आपने एक और देवी का मंदिर सुना होगा जिसको हम बोलते हैं कसार देवी। सुना है आपने कसार देवी? कसार देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में आपने एक पहाड़ सुना होगा जिसको कहा जाता है कश्यप पहाड़। तो कश्यप पहाड़ पे ही स्थित कसार देवी का क्या है, मंदिर है। इसके अलावा और कोई मंदिर, हाटकेश्वर, हाटकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कहाँ है हाटकेश्वर मंदिर? है हाटकेश्वर, या हाट कालिका देवी का मंदिर, गंगोली हाट में है ना, पिथौरागढ़ में। चंद्रबदनी देवी का मंदिर, सुरकंडा देवी का, कालीमठ देवी का, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अनुसुईया देवी का मंदिर है, चमोली में है। ऐसे बाला सुंदरी देवी, चैती मेला भी लगता है जहाँ पे, उधम सिंह नगर की काशीपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे राज्य की कुछ प्रमुख क्या है, देवी मंदिर है। चलो जी, अगला प्रश्न देखो। चलो आज मैं थोड़ा आपको रीजनिंग मैथ्स वाला भी पोर्शन भी बता देता हूँ, है ना? ठीक है, हाँ चलो। सबसे पहले देखो क्या लिखा है। किसी वस्तु को 75 रुपए में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की क्या होती है, हानि होती है। आगे लिखा है उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। देखो प्रश्न बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला लगेगा, हालांकि फॉर्मूले के द्वारा भी हो सकता है, पर ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो नॉर्मल अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो ये प्रश्न जो है नॉर्मल मानसिक तौर पे भी इस प्रश्न को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, चलो जी, मैं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। अपनी कैलकुलेशन, थोड़ा जोड़ घटाव गुणा तो सबको आ जाता होगा ना, बस उसी जोड़ घटाव गुणा भाग के आधार पे इस प्रश्न को करने से। अब देखो सबसे पहले पहले तो आप प्रश्न की, प्रश्न में क्या लिखा है उस बात को समझिए। सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखा है कि किसी वस्तु को 75 रुपए में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यानी जब किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु 75 रुपए में बेची तो उसको नुकसान हुआ। सिंपल सी बात है, उसको क्या हुआ, नुकसान। उसी को हम लॉस कहते हैं। और कितने का नुकसान हुआ? 4% का नुकसान हुआ। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो आपने परसेंटेज वाला एक टॉपिक अपने जीवन में कभी भी पढ़ा हो तो इतना तो क्लियर बात है कि प्रतिशत हमेशा किसको आधार मान के सॉल्व किया जाता है? प्रतिशत मतलब 100, ये तो होता है। यानी कि हम हर किसी चीज को 100 के आंकड़े लेके चलते हैं। जैसे आप 12th में बोलते मेरे इतने परसेंट है। अब चाहे आपका पेपर जितने भी नंबर का रहा, आप लास्ट में तुलना किससे करते हैं? 100 से करते हैं। कि मान लो ये पूरा जितने भी नंबर का है, अगर ये 100 का होता तो 100 में मेरे फिर कितने बन रहे? तो प्रतिशत है क्या कि जब हर चीज को आप क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और उस 100 में से कितना आ रहा है, ये तो चीज है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे, अब मान लो देखो अभी हमें पता नहीं है कि उस वस्तु की कीमत क्या थी। अगर आप बेच रहे हैं तो आपने खरीदा भी तो होगा।
होगा नहीं होगा, खरीदा भी तो होगा। और जब आप किसी चीज को खरीदते हैं ना तो आप कॉस्ट प्राइस पे खरीदते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, कहा जाता है ना सीपी। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस मूल्य पे आपने किसी वस्तु को खरीदा है। अगर आपने 75 रुपए में बेच करके अगर आपको लॉस हुआ है तो इसका क्या ये मतलब नहीं है कि वस्तु आपने 75 रुपए से ज्यादा में खरीदी होगी। बात है कि नहीं है ना? देखो, जब आपने वस्तु को 75 रुपए में बेचा तो एक चीज समझिए, आपको जो है 4% का नुकसान हुआ। मान लो वस्तु थी 100 की, कितने थी? 100%। यानी जब आपने खरीदा होगा वो अपने आप में 100 था, जब आपने उसको बेचा तो 4% का नुकसान हुआ। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कितना बचा? अरे 96 तो बचा, नहीं बचा 96। नहीं आई बात समझ में? तो यानी कि 96% इज इक्वल टू 75 रुपीज। ये बात आई समझ में? नहीं आई? अरे आई नहीं आई? मान लो आपने खरीदा 100 में तो 4% का नुकसान हुआ ना, 4 का नुकसान हुआ तो यानी कि कितना रहेगी कीमत? 96%। और यही 96 क्या बोल रहा है? 75, ये तो है सेलिंग प्राइस। ठीक, अब चलो इतनी बात होगी। इतनी बात अगर होगी है तो एक चीज बताओ, अगर 96% इज इक्वल टू 75 रुपीज, तो अगर मैं यहां से 1% निकालूं तो 1% कैसे निकलेगा? 1% अगर मुझे निकालना है तो ध्यान रखना, ये जो 96 जो यहाँ गुणा में है, यहाँ किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, है ना? इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यानी कि 1% इज, अब देखो 96 यहां चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? एक ही तो बचेगा, है ना? तो यानी कि 75 बटे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा इसको क्या कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं थोड़ा इसको। देखो 3 से भाग देंगे तो 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 25 तिया 75, और ठीक है 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। जब मैंने 3 से ये भी काटा, 3 से ये भी काटा, तो ये आ गया 25/32 आ गया। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बढ़ते हैं कदम आगे। अगर 1% है बराबर 25/32 के, तो अगर मुझे 100% निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई एक काम करो ना, 100 निकालने तो 100 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी, यहां भी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? तो चलो 100 की गुणा करो, 100 एकम 100, तो यानी कि 100% बराबर, क्योंकि 100 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, तो पहले हमारे पास कितना था? 25/32 और गुणा गए 100। अब आप बोलेंगे इधर क्यों करा, यहां कर लिया। देखो बैलेंस तभी होता है जब आप इधर भी करें उधर भी करें, है ना? अगर देखो मैं एक तरफ करता तो यहां बैलेंस थोड़ी होता। अगर मैं 100 रख रहा हूं तो इधर भी रखना पड़ेगा उधर भी रखना, तभी तो तराजू बराबर होंगे ना। ठीक है, चलिए जी। क्योंकि अगर आप इन दोनों को काट भी देते तो फिर भी समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ किया जाता है। क्लियर? तो यानी कि 100% आ गया 25/32 गुणा गए 100। इसका यह मतलब है कि वस्तु की कीमत कितनी रही होगी? इतनी रही होगी। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि फिर पॉइंट में आ जाएगा तो यही गड़बड़ हो जाएगा, है ना? कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में? अगर इतनी बात आई समझ में तो एक चीज बताओ मुझे कि वस्तु की जो मूल कीमत रही होगी वो रही होगी 25/32 गुणा गए 100 रही होगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे सीपी तो मिल गया, कॉस्ट प्राइस तो मिल गया। अब मुझे क्या करना है? 20% का लाभ कमाना है। क्या करना है? 20% का प्रॉफिट। ये तो लिखा है आगे, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए, ये तो करना है। तो इसका मतलब देखो, ये अपने आप में 100% है, तो इसी में तो 20% ऊपर कमाना पड़ेगा। तो इसी में अगर 20% ऊपर कमाना पड़ेगा तो ध्यान रखना इसके लिए क्या करना पड़ता है कि 100 ये हो जाएगा आगे, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इसके बाद जो हमें बेचना पड़ेगा। देखो 25/32 ये तो मूल है ही, गुणा गए 100 ये तो है ही। इसको अगर मुझे 20% ज्यादा में बेचना है तो यानी कि 100 पे कितना? 20 ज्यादा करना पड़ेगा। 100 पे 100 तो ये तो 100%, तो इस पे 20 ज्यादा कितना हो जाएगा? 120। बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई? एक पूरा एक कैलकुलेशन बन गई। अब देखो कितना आसान है, 100 से आप 100 काटो, कट गया। अब ये मत सोचो ना कि मैंने अपने आप काट लिया, वो कट ही रहा है। 100 को 100 से भाग देंगे तो कट गया, 100 एकम 100 एक ही आया, बस खत्म हो गया वो। उसके अलावा देखो इसको भी काटते हैं जरा, 8 से काट लेते हैं, 8 चौको 32 और 8 एकम 8, 12 था यहाँ पे, 4 बच गया,
4 और पीछे कितना 0, 8 बने 40। अब आप बोले ये हो क्या रहा हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा ना। अरे कुछ नहीं करना, ये है ना ये 120, देखो 8 से भाग इसमें दिया 4 बार गया, अब 120 में भी तो देना भाग 8 का, 8 ऐसे देते भाग, भाग ही दे रहा हूं मैं, हालांकि मैं वो बीच के स्टेप हटा रहा हूं क्योंकि इतना तो ये बच्चों को पढ़ाया जाता फिर, है ना। अब मुझे भाग देना है, देखो 8 एकम 8, घटाओ कितना बचा 4, अब भाग नहीं जा रहा 8 का ना 4 में, तो क्या करते हैं हम यहाँ से वही कॉपी कर देना, ठीक है, तो 0 रख दिया। अब भाग दो 8 पन्या 40, तो 40 हो गया, 40 में से 40 घटाओ 0, बस हो गया खत्म। यानी कि कितना आया 15, तो वही 15 तो लिखा मैंने। इतनी बात क्लियर। चलो इतनी बात अगर क्लियर है तो आप देखो एसपी आ रहा है हमारे पास, यानी कि सेलिंग प्राइस 25 गुणा गया 15/4, इतना वो इतना आया, इतना आ गया है। तो देखो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब हमें पूरा वो नंबर चाहिए ना कितने में बेचना है। 15 पन्या 75 भागा पाई कितना 7, भागफल, भागफल ही बोलते उसको, हाँ 7, 15 दूनी 30 और 30 7 37, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375 बट्टे नीचे कितना है 4। अब देखो कितना आसान है भाग देना, भाग दो इससे अब, ठीक है। भाग कैसे देंगे, तो एसपी बराबर भाग दो, देखो 4 37 है पहले, 4 सता ना सता नहीं हो जाएगा, 4 नमा 36, 9 बार ही जा रहा ना, और 10 बार करेंगे तो 40 ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो 4 नमा 36, तो पहले हमने 9 लिख दिया भाई, 4 नमा 36 बचा कितना, एक में तो भाग नहीं जाएगा, उसके पीछे हमें 5 भी लिखना पड़ेगा, तो 1 5 तो 15 आया। अब 15 में 4 का भाग दो, 4 3 12, कितना बचा 3, अब 3 में तो भाग जाता नहीं, अब पीछे भी कुछ नहीं बचा, अब कहां से रखेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं दशमलव रख लेते हैं, दशमलव रखा तो इधर इसके पीछे एक 0 बढ़ा दिया। अब 30 बचा हमारे पास, 4 7 28 हुआ, कितना बचा 2 ही तो बचा, अब 0 रखते जाएंगे, फिर 0 रख दिया हमने, फिर 4 पन्या 20, कितना है एसपी 93.75, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात है समझ में है, या सर क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। बहुत आसान प्रश्न है, आसान एकदम। देखो मैंने कोई फॉर्मूला लगाया है, कोई सूत्र लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस अगर गुणा भाग जोड़ घटाव आता है, और अगर आप लैंग्वेज समझ पा रहे हैं तो आप इजीली से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, देखो यहाँ पे बस इतना था कि इसने बोला कि बेचा, जब बेचा तो 75 रुपए बेचा, वही हमने फॉलो किया। अच्छा 75 रुपए बेचा, तो इसने बोला 75 रुपए बेचने में हानि हुई है, हानि लॉस हुआ है लॉस, कितने का लॉस हुआ है 4%। तो हमने कहा एक काम कर लेते हैं कि मान लो मैंने मान लिया कि मैंने खरीदा होगा 100 में, आधार ले रहा ना 100, 4 की हानि हुई यानी 96, और ये 96 कितना दे रखा है 75 दे रखा है, तो बस ये इसके इक्वल किया था। यहां से 1% इसको नीचे ला देंगे, अब क्योंकि हमें लिखा है मूल 100, तो 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया तो ये मूल आ गया। अब इसी मूल पे तो हमने प्रॉफिट लेना फिर, है ना, और कितना चाहिए 20%, 100 पे 20 ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हमने इसकी गुणा 120/100 से कर दी, है ना। फिर काट पीट करके ये हमारा क्या निकल गया एसपी निकल गया। चलो जी इतनी बात क्लियर है। आगे अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताओ भाई हमारे उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये है रुड़की में, तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर ध्यान रखना आर्किटेक्चर वाले हो या थोड़ा जल से संबंधित हो, ये आपको जो है रुड़की में मिल जाएंगे, ठीक है ऐसे संस्थान। आईआईटी भी कहां पर है, रुड़की में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपको कहां पे मिल जाएगा, रुड़की में मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है आज का प्रश्न संख्या 26 नहीं 27, देखो ये भी रीजनिंग का है, चलो जी इसको भी देख लेते जरा। देखो दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, अब भाई ये तो अगर आपका आंखें ठीक ठाक हैं, है ना, और ऐसा ना हो कि आपको एक वर्ग की जगह दो दो दिख जाए, या एक की जगह 4 दिख रहे हो, तो गड़बड़ हो सकती है ना, तो एक ये ध्यान से देखने होते हैं। तो देखो जरा गिन लेते हैं कितने हो रहे हैं। देखो सबसे पहले एक तरफ से हम देखना स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पहली बात तो ये वर्ग ही दिख रहा है आपको, है ना, ये वर्ग दिख रहा है, तो देखो एक तरफ से काउंट करते हैं, इस वाले डब्बे में देखते हैं पहले, तो देखो एक ये बना, एक वर्ग ये है, और दूसरा वर्ग ये दिख रहा है, 2 वर्ग। तो देखो इस वाले खाने में हमें 2 वर्ग दिख रहे हैं,
दो ही दिख रहे हैं ना, और भी दिख रहे हैं इसके अलावा? इस वाले खाने में केवल दो ही दिख रहे हैं। तो दो इधर है तो देखो सेम आकृति है, दो यहाँ होंगे, दो यहाँ होंगे, दो यहाँ होंगे। अब देखो यहाँ वो थोड़ा ना करना, वहां गिनते थोड़ा, 1 4 ये थोड़ा ना करना, फिर ये सीधे सीधे कितने हो गए 8। तो हमें 8 वर्ग तो मिल चुके हैं इसी इसी अंदर वाली आकृति में, और इसी वाली आकृति में हम और वर्ग देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या एक वर्ग ये नहीं है जो पूरा ये वाला है 9, एक वर्ग क्या ये नहीं है 10? तो कितने वर्ग हो गए टोटल? प्लस 2 ये हैं, तो टोटल आपके 10 वर्ग हो गए अभी तक। अब बाहर आ जाते हैं, तो इस डब्बे के अंदर तक अभी तक हमने इतना देखा। अब क्या हमें एक वर्ग ये नहीं दिख रहा है? एक वर्ग ये वाला, तो कितने हो गए 11। एक वर्ग क्या ये नहीं दिख रहा है? कितने हो गए प्लस 12। तो देखो और कुछ दिख रहा हो तो आपको, और वर्ग नहीं है, इसके अलावा भी और बनेंगे, वो चतुर्भुज बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, लेकिन वो क्या होंगे आपके रेक्टेंगल होंगे, वर्ग नहीं होंगे। वर्ग की खास बात क्या है? स्क्वायर में क्या होते हैं, हाँ चारों भुजाएं सेम होती है ना। तो देखो यहाँ पे कितने स्क्वायर बन रहे हैं आपके, 12 स्क्वायर बन रहे हैं। बनने को देखो एक क्वाड्रिलेटरल ये भी बन रहा है, पर ये फिर वर्ग नहीं है, ये क्या है आपका, ये है आपका क्या है, सिंपल क्या है, चतुर्भुज, आयात है, रेक्टेंगल है। तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अच्छा ये तो चलो जीएस का प्रश्न है। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ये लिखी है पातीराम जी ने। किसने लिखी है? पातीराम ने इस पुस्तक लिखी। वहीं अगर हम हरि कृष्ण रतोड़ी जी की बात करें तो हरि कृष्ण रतोड़ी ने कौन सी किताब लिखी है, बताएंगे आप? इन्होंने लिखी है गढ़वाल का इतिहास। कौन सी किताब लिखी है? गढ़वाल का इतिहास नाम की किताब इन्होंने लिखी। गढ़वाल का इतिहास, ये किताब जो है हरिकृष्ण रतोड़ी के द्वारा लिखी गई। वहीं अगर हम वाल्टन की बात करें तो ध्यान रखना, वाल्टन एक महत्वपूर्ण क्या है राइटर्स हैं। इन्होंने जो है एक किताब लिखी है गढ़वाल गजेटियर्स। क्या लिखी है? गढ़वाल गजेटियर्स। गढ़वाल गजेटियर्स। गढ़वाल गजेटियर्स में भी कौन? देहरादून। देहरादून या इसी को देहरादून गजेटियर्स भी कहा जाता है। देहरादून, देहरादून गजेटियर्स या गढ़वाल गजेटियर्स, ये पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी किसने? वॉल्टन ने। किसने लिखी? वॉल्टन ने। और कौन कौन सी किताब वॉल्टन ने लिखी है तो जरा ये भी देख लेते हैं। तो एक और किताब है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, एक है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर भी किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्टन के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक और किताब लिखना अल्मोड़ा गजेटियर्स। क्या लिखोगे? अल्मोड़ा गजेटियर्स। अल्मोड़ा गजेटियर्स जो किताब लिखी है ये भी किसने लिखी है? वॉल्टन ने लिखी है। तो एक चीज समझिए आप, जनरली गजेटियर्स वाली जो किताबें होंगी वो मैक्सिमम किसकी होंगी? वो होंगी वॉल्टन की। थोड़ा बहुत दिमाग में ये डाल देना। लेकिन एक और किताब है जिसका नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। अगर ये आ जाता है, कौन सा आ जाता है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। अगर ये वाली किताब आती है तो ये ध्यान रखना, फिर ये वॉल्टन नहीं है, ये एटकिंसन, एक हिस्टोरियन वे हैं, ठीक है, उनका नाम है एटकिंसन। तो एटकिंसन के द्वारा लिखी गई हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। तो यह किताब किसने लिखी है? एटकिंसन ने लिखी है। और वैसे मैक्सिमम जो गजेटियर्स वाली किताबें वो किसने लिखी है? वॉल्टन ने लिखी है। इसके अलावा एक और गजेटियर है जिसको कहते हैं दून का गजेटियर। क्या कहा जाता है? दून का गजेटियर। दून का गजेटियर्स। और दून का गजेटियर जो है, जो वॉल्टन के द्वारा जो किताब लिखी गई थी देहरादून गजेटियर, जिसको गढ़वाल गजेटियर्स कहा जाता है, इसी का ये क्या है? हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण। तो इसका जो हिंदी रूपांतरण किया था वो किया था किसने किया था? प्रकाश थपलियाल ने। किसने किया था? प्रकाश थपलियाल ने। प्रकाश थपलियाल। देखो अंतर है, हाँ ठीक है। अगर ये आता है कि देहरादून गजेटियर्स या क्या आ जाएगा? गढ़वाल गजेटियर्स, तो ये वॉल्टन के द्वारा होगा। अगर इसी का हिंदी रूपांतरण आता है दून का गजेटियर्स, तो ये लिखा है किसने? प्रकाश थपलियाल जी के द्वारा लिखा गया। बाकी बद्रीदत्त पांडे के बारे में आप जानते हैं, तो इनकी एक फेमस किताब है। कौन सी किताब है? बद्रीदत्त पांडे की। तो ये किताब है आपकी कौन सी? इस किताब का नाम है क्या है? कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास। और यह किताब जो है 1937 ईस्वी में, बताया था मैंने आपको, जेल प्रवास के दौरान जो है इन्होंने इस किताब को लिखा था।
इतनी बात ठीक है? चलो जी, अगर इतनी बात ठीक है तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो बताओ भाई कौन सी है? तो ये है आपकी कौन सी? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची जो है वो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये जीएस का प्रश्न हो जाएगा। इसके अलावा देखो एक ये रीजनिंग का प्रश्न है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। देखो रीजनिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है, रीजनिंग जैसे जैसे आपका सेंटेंस बोल रहे हैं वैसे वैसे चलते रहो, कुछ दायां बायां नहीं करना। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंसंट्रेशन है ना, अगर अच्छा कंसंट्रेशन है आप प्रश्न कर दोगे। आप सीधे चल रहे हैं, ठीक है, मन ही मन में सोचो मैं सीधा चल रहा हूं, आगे फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। ठीक, यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे? इतनी बात है ना। चलो जी, एक पॉइंट इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ना दिशा बोला है ना कुछ बोला है, बस इन्होंने एक बस संकेत दे दिया है कि इस समय अस्त होता सूर्य, यानी कि समय कौन सा है? सूर्य जब अस्त हो रहा है। और सूर्य अस्त किस टाइम पे होता है? किस टाइम पे नहीं, शाम को ही होता है। पर सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम। तो एक बात ये मान के चलिए भाई कि भगवान सूर्य इधर है ना, इधर है जी सूर्यदेव। ठीक है, सूर्यदेव इधर। आदमी कहां होगा? इधर या इधर? आदमी कहां होगा? इधर या इधर? इधर होगा ना, ऑब्वियसली बात है भाई। जब आदमी इधर होगा तो उसी का तो पश्चिम होगा। पश्चिम दिशा में तो भगवान सूर्य क्या करेंगे? अस्त होंगे। अब पहली लाइन पढ़े, देखो आदमी कहीं इधर ही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप सीधे चल रहे हैं, अभी नहीं पता भाई कहां चल रहे, फिर आप बाईं ओर मुड़े। आप चल रहे थे और उसके बाद बाईं ओर मुड़े। जब आप बाईं ओर मुड़े तो सूर्य किस डायरेक्शन में? इधर है। बात आई समझ में? तो यानी कि देखो आप चल रहे थे, अभी मुझे नहीं पता कहां के लिए चल रहे थे, एक एक बात चेक कर लेते। आप मान लो इधर चल रहे थे, ऐसे मान लो, क्योंकि उसने बोला नहीं कहां चल रहे थे। मान लो अगर आप ऐसे चल रहे थे, आप बाईं ओर मुड़े, तो भाई बाईं ओर मुड़ो, इधर मुड़ गए। ठीक, अब बताओ सूर्य अस्त किस दिशा में हो रहा है? उसके दाहिना हाथ। भाई दाहिना हाथ कहां है? जब आप ऐसे आ रहे होंगे तो दाहिना हाथ कहां है? अरे राइट में, ऊपर ही तो होगा। तो क्या सूर्य यहां अस्त हो रहा है? सूर्य तो इधर है, नहीं है। चलो ऐसा मान लेते हैं, यानी कि ये वाली बात गलत होगी कि वो इस तरफ चल रहा था। अगर मान लो वो ऐसे चल रहा था, मान लो इस तरफ पूर्व की ओर चल रहा था, मान लेते हैं एक बार, एक एक पॉइंट वेरीफाई करते हैं। मान लो वो इधर चल रहा था, ठीक है, वो चल रहा था और फिर कहां मुड़ा? कहां मुड़ा? बायां मुड़ा ना। तो बायां मतलब ये तो हुआ बायां ना, ना ये नहीं मारे, बायां ऊपर होगा। बायां मतलब ये हुआ बायां। बाईं ओर मुड़ा, और जब वो बाईं ओर मुड़ा तो सूर्य कहां अस्त हो रहा था? सूर्य अस्त हो रहा था, यानी कि सूर्य तो इधर है। तो क्या इसका बायां, क्या लिखा है? हाँ, अच्छा सूर्य आपके दाईं ओर। अब बताओ क्या सूर्य जो है दाईं ओर है? तो इसका दायां तो इधर है, लेकिन सूर्य तो इधर है। तो यानी कि ये वाली बात भी गलत होगी जब पूर्व के लिए चल रहा होगा। अगर मान लेते एक बार, मान लो वो दक्षिण की ओर चल रहा था, अब वो चल रहा है, ठीक है, हाँ चल रहा। उसके बाद देखो कहां मुड़ा? वो बाईं ओर मुड़ा। तो इसका बाईं ओर कहां है बताओ? अब हो जाओ उल्टा हो जाओ, है। देखो जब अगर ये नीचे की ओर आ रहा होगा तो नीचे ऐसे होगा, तो ये बायां और ये दायां। तो बाईं ओर मुड़ा तो देखो बाईं ओर इधर मुड़ गया। तो क्या सूर्य इधर है? नहीं, यानी कि ये बात गलत है। अब खत्म ही हो गया आपका प्रश्न, है ना। प्रश्न खत्म, नहीं उत्तर पश्चिम वैसी वाली दिशा भी दे रखी ना। तो एक बार चलो इस तरफ आ जाते। अब हमने तीनों दिशाएं चेक कर दी। अब एक इधर वाली दिशा, मान लो चल रहा था, अब वो बाईं ओर मुड़ा। तो बताओ बाईं ओर कहां है? नीचे, वो इधर के लिए मुड़ गया। अब बताओ इसका दायां कहां है? तो भाई इसका दायां क्या ये नहीं है? ये दायां है। सूर्य कहां है? दाईं ओर। तो भाई बात वेरीफाई होगी। तो बात वेरीफाई होगी, तो इसका मतलब वो आरंभ में किस दिशा चल रहा था? वो चल रहा था पश्चिम दिशा में। तो ए वाली बात आपकी करेक्ट होगी। बात आई समझ में? ठीक है, तो इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। हालांकि आप पहला अजम्पशन इधर से भी मान सकते हैं, तो आपको चारों ओर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो मैंने एक एक करके वेरीफाई करना था मुझे, इसलिए मैं पहले इधर से चला। ठीक है, तो हो जाएगा ऐसा प्रश्न। दिशा वाला प्रश्न सबसे आसान होता है, बस आपको दिशा के अनुसार ही चलना है।
नहीं चलोगे, थोड़ा भी खराब हो गया तो प्रश्न ही खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मोहन उत्प्रेती क्या है, बताओ। तो ये मैं कई बार क्लास में चर्चा कर चुका हूं। मोहन उत्प्रेती एक सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और क्या है, निर्देशक है। ठीक है, क्या है, रंगकर्मी और निर्देशक हो जाएंगे। बाकी मोहन उत्प्रेती की बात करें तो इनका जन्म जो है 1928 ईस्वी में कहां पे होता है, अल्मोड़ा में हुआ। ये बात याद रखना है। तो मोहन उत्प्रेती जी का जन्म 1928 ईस्वी में अल्मोड़ा में होता है। और ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं किसके लिए, बेडो पाको बारामासा। गीत नहीं लिखा इन्होंने, इन्होंने इसके लिए धुन बनाई थी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बेडो पाको बारामासा, बेडो पाको बारामासा। ठीक है, इसकी जो धुन थी, ये धुन इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, यानी इन्होंने संगीत दिया था, इसमें धुन बनाई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा अगर मोहन उत्प्रेती की बात करें तो मोहन उत्प्रेती ने जब अपना करियर शुरू किया था तो इन्होंने अल्मोड़ा में लोक कलाकार संघ नाम का एक थिएटर समूह शुरू किया था। ठीक है, लोक कलाकार संघ, लोक कलाकार संघ, कलाकार संघ नाम का एक थिएटर इन्होंने शुरू किया था। इसी के द्वारा इन्होंने जो है कला को आगे किया। इसके अलावा ध्यान रखना 1968 में, कई बार बता चुका हूं मैं, 1968 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना करी। पर्वतीय कला केंद्र की क्या करी, स्थापना करी। पर्वतीय कला केंद्र की क्या करी, स्थापना करी। ठीक है, तो ये मोहन उत्प्रेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो कोई बताएगा आप में से कौन सा है। राज्य निर्वाचन आयोग भारत के संविधान में 243 के हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना आपको, एक हमारा क्या था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसी के तहत जो है पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों को देश भर में लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं। और हमने संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, और वह भाग कौन सा था, भाग 9। और इसी भाग में हमने एक नया आर्टिकल भी बनाया 243, है ना, ए से लेकर के कहां तक, ओ तक, यही है ना, ये पंचायत से संबंधित। अब सबसे पहले देखो इसमें जो सबसे पहले 243 वाला है, 243 में पंचायतों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। 243 के बाद आएगा 243 ए, क्या आएगा, 243 ए। और 243 ए में क्या दिया है, क्या दिया है, तो 243 ए में दिया है ग्राम सभा। क्या दे रखा है, ग्राम सभा की बात की कि ग्राम सभाएं क्या होती है, ग्राम सभा। उसके अलावा 243 बी में बात करें तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, गठन, जैसे स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे राज्य में। उसके बाद सी में क्या है, सी में क्या है, संरचना, सी में क्या है, पंचायतों की संरचना। वहीं अगर डी में बात करें तो डी में क्या है, डी में है आरक्षण, डी में क्या है, आरक्षण। ई में क्या है अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अयोग्यता। डी में क्या, अच्छा नहीं, डी में अवधि, अवधि सॉरी, डी में क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, डी में क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, है ना। उसके बाद अयोग्यता किसमें है, सॉरी, डी में है आरक्षण, ई में है अवधि। ठीक है, और एफ में हो जाएगा आपका क्या, अयोग्यता, एफ में हो जाएगा अयोग्यता। बस पेपर में भी ऐसे ही होता ना, हाँ आगे पीछे। ठीक है, एफ में क्या हो जाएगा, अयोग्यता हो जाएगा। एफ के बाद क्या आता है, जी, जी में क्या है, कार्य एवं शक्ति, पावर्स क्या है, कार्य एवं शक्ति। जी के बाद क्या आता है, एच, एच में क्या है, टैक्स से संबंधित हो जाएगा। एच के बाद क्या आता है, जी आता है सीधे, बताओ, एबीसीडी भी नहीं आ रही इनको, हाँ पहले तो एबीसीडी पढ़ाना पड़ेगा है ठीक है। एच के बाद क्या था, बल जे, और जे के बाद ये जड ना बोल दे सीधे, है ना, मिल रहा है ना, हाँ जे के बाद जड। आई, आई की बात करें तो आई में क्या है, वित्त, राज्य वित्त आयोग, अरे है कि नहीं है, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। जे में क्या है, आप बताओ, जे में है, जे में है ऑडिट, यानी लेखा परीक्षक कह सकते हैं। के में
के में क्या हो जाएगा, हाँ इलेक्शन हो जाएगा, या निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग हो जाएगा। के बाद क्या आता है, एन आता है सीधा। अच्छा के बाद क्या आता है, एल, और एल में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में, ठीक है, एल में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में पंचायतों को लागू करना, राज्य क्षेत्र। और एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है क्या, एम, ठीक है, एम। और एम में क्या है कि कुछ क्षेत्रों में जहां लागू ना हो, जहां लागू नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, इतनी बात ठीक है। चलो जी, ये पंचायतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या है आपके आर्टिकल है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। तो देखो लिंगानुपात की दृष्टि से हम देख लेते हैं कि हमारा उत्तराखंड कौन से स्थान पे आता है। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो एक चीज समझना, हमारे उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 963। इस 963 में भी अगर बात करें, जो ग्रामीण इलाका है, उत्तराखंड का जो ग्रामीण इलाका है यहाँ का लिंगानुपात है 1000। वहीं शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में कितना है, 884 हो जाएगा, इतना ही है ना, ठीक। देश भर में अगर बात करें लिंगानुपात की दृष्टि से तो हमारे उत्तराखंड कौन से स्थान पे आता है, 13वां स्थान पे आता है, यानी कि ए वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे राज्य में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, ठीक है, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ का है, वो है अल्मोड़ा का। और अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है वो कितने है, 1139। दूसरे नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग का कितना है, 1114। तीसरे नंबर पे आता है पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल का कितना है, 1103। और उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आता है, बागेश्वर, तो बागेश्वर का कितना है, हाँ कितना है, 1090 हो जाएगा, ये बागेश्वर का है। ये ज्यादा वाले हैं। वहीं अगर कम वालों में बात करें तो कम वालों में सबसे कम है कहाँ का, हरिद्वार का है, कितना है, 880, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका देहरादून, देहरादून वालों का कितना है, 903। उसके बाद उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर का कितना है, 920। और उसके बाद कौन सा आता है, नैनीताल, और नैनीताल का जरा है कितना है, 934। नैनीताल का है 934 हो जाएगा, ये ध्यान रखना भाई। ये लिंगानुपात है, फिर भी कहीं पे हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर वैसे फिलहाल यही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जी, तो ये क्या है, लिंगानुपात है हमारे उत्तराखंड का, ठीक है। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई हिमालय में वह भाग जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है उसको कहा जाता है क्या, कश्मीर हिमालय कहा जाता है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें, अगर हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन इस आधार पे देखें हम पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ऐसे में हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। 2 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्थ टू साउथ की ओर, है ना। तो जो आपका वेस्ट टू ईस्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं नहीं, कहाँ, कश्मीर हिमालय कहा जाता है, कश्मीरी कहा जाता है ना, कश्मीर हिमालय। फिर उसके बाद सतलज नदी से लेकर के आपका कहां तक, काली नदी तक ना, ये बीच में एक और है रे, बीच में हिमाचल वाला भी तो है, कहाँ गया वो, हाँ ठीक है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। उसके बाद अगला आ जाता है आपका कौन सा, नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता नदी के बीच वाला। फिर उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, असम हिमालय, ये आपका तिस्ता से लेकर उधर दिहांग रिवर जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है वहां तक ये आपका चौथा हिमालय आ जाता है। वहीं अगर नॉर्थ साउथ में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ऊपर ट्रांस, फिर महान, फिर मध्य, फिर आपका शिवालिक, ये होता है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलो जी, खैर ये तो आपको सर अच्छे से सर ने करा दिया होगा वैसे, है ना। श्यामला ताल कहाँ स्थित है, चंपावत में है। और कौन सा ताल है, और भी है कोई, हाँ भारतीय संविधान की, चलो ये तो खैर वो है। 1935 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। कौन सा पत्र है जिसका 1935 में अल्मोड़ा से किया गया, तो उस पत्र का नाम है आपका क्या, समता। तो ध्यान रखना जो समता पत्र है इसका प्रकाशन जो है, ठीक है, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा, ठीक है, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। कहीं पे देखो 1934 भी मिल जाएगा,
ये 1934 भी ठीक है। हरिप्रसाद टमटा के द्वारा जो है इसका क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। ठीक है, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा इसका क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। इसके अलावा देखो बाकी शक्ति नामक अखबार के बारे में आप जानते ही हैं, और अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार देखो कब आता है, 1871 में। ठीक है, कौन थे, बुद्धि वल्लभ पंत, और कहां से होता है, अल्मोड़ा से। ठीक है, 1913 ईस्वी में इसके संपादक बने बद्रीदत्त पांडे, और फिर 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद होता है, तो फिर बीडी पांडे के द्वारा शक्ति नामक अखबार निकाला गया। बीडी पांडे के द्वारा शक्ति नामक अखबार निकाला गया है ना, 1918 ईस्वी में। उसके बाद देखो अगर नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो कुछ और अखबार देख लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्वाधीन प्रजा है ये 1930 में, स्वाधीन प्रजा 1930 में किसके द्वारा, विक्टर मोहन जोशी के द्वारा यह अखबार निकाला गया। विक्टर मोहन जोशी के द्वारा जो है यह अखबार निकाला जाता है, और कहां से निकाला जाता है, तो ये भी आपके अल्मोड़ा से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है, अल्मोड़ा से निकाला जाता है। ठीक, इसके अलावा कुछ और अखबार देख लेते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक अखबार 1934 में लिखना, और यह अखबार था आपका कौन सा, ये था आपका स्वर्गभूमि। कौन सा था, स्वर्गभूमि नाम का अखबार। और जो स्वर्गभूमि नामक अखबार था ये निकलता था आपके कहां से, हल्द्वानी से। कहां से निकलता था, हल्द्वानी से। और इसके संपादक थे देवकी नंदन ध्यानी। देवकी नंदन ध्यानी हो जाएगी, देवकी नंदन ध्यानी। उसके अलावा 1900 अगर बात करें तो 1935 में एक और अखबार याद रखना, या 1934 में ही एक और अखबार याद रखो, 1934 में ही, उसका नाम था उत्तर भारत। उत्तर भारत 1934-35 में। और इसके जो संपादक थे उनका नाम क्या था, महेशानंद थपलियाल। महेशानंद थपलियाल, महेशानंद थपलियाल जी हो जाएंगे। और कहां से निकलता था ये, पौड़ी से निकलता था। ठीक है, पौड़ी से ये अखबार निकलता था। 1935 ईस्वी में एक और अखबार निकलता था, और इस अखबार का नाम था नटखट। क्या था, नटखट, जो कि कहां से निकलता था, अल्मोड़ा से निकलता था। अखबार के संपादक थे मदन मोहन अग्रवाल। मदन मोहन अग्रवाल, मदन मोहन अग्रवाल हो जाएगी। मदन मोहन अग्रवाल इसके क्या थे, संपादक थे। उसके बाद साल 1939, 1939 में, 1939 से पहले एक और लिख दो, 1936। 1936 में एक और अखबार निकलता है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, हितैषी, याद है। और हितैषी किसने निकाला था, किसने निकाला था, पीताम्बर दत्त ने। कौन थे, पीताम्बर दत्त। और पीताम्बर दत्त के द्वारा यह अखबार जो है पौड़ी से निकाला जाता था। कहां से निकाला जाता था, पौड़ी से निकाला जाता था। फिर साल 1937 में, 1937 ईस्वी में उत्थान नामक पत्रिका निकलती है। ठीक है, और यह जो उत्थान नामक पत्रिका थी इसके संपादक थे ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। कौन थे, ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ज्योति प्रसाद माहेश्वरी हो जाएगा, ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ठीक, उसके बाद साल 1938 ईस्वी संदेश, साल 1938 कौन सा, संदेश। और संदेश निकलता था कोटद्वार से। कहां से निकलता था, कोटद्वार से। और इसके संपादक थे कृपाराम व हरिराम मिश्र। कृपाराम व हरिराम मिश्र, हरिराम मिश्र हो जाएंगे, कृपाराम व हरिराम मिश्र। और अगला अखबार 1939 में लिखना, जागृत जनता। 1939 में जागृत जनता, जागृत जनता। और जागृत जनता की बात करें तो यह एक अखबार भी पीताम्बर दत्त के द्वारा हल्द्वानी से निकलता था। पीताम्बर दत्त के द्वारा ये भी कहां से निकलता था, हल्द्वानी से निकलता था। तो कुछ अखबार आपके क्या हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 1939 में ही एक और अखबार जो लैंसडाउन से निकलता था उसका नाम क्या था, कर्मभूमि। भैरवदत्त धुलिया, भक्त दर्शन, ठीक है, इनके द्वारा ये पत्रिका भी निकाली गई। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, यदि फीड का कोड, चलो जी एक और रीजनिंग का प्रश्न आ जाते हैं ना। हाँ, यदि फीड का कोड 47 है और ट्री का कोड 91 है तो मीट का कोड क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो एक चीज हमेशा समझना कि वो कहीं ना कहीं
उसी सीरीज में जोड़ा, जैसे ए एक नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, है ना। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, आपने पहले ABCD लिखी और उनके ऊपर नंबर भी डाल दिए, 26 अल्फाबेट होते ना, तो ऐसे सबके ऊपर 1 2 3 4 करके ऐसा डाल दिया। ठीक, अब सबसे पहले जैसे लिखा है फीड, अब हमें एक में लॉजिक ढूंढना है कि 47 फीड में 47 कैसे आ रहा होगा। ठीक है, अगर वो लॉजिक हम ढूंढने में सफल हो गए तो आप समझ लो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। फीड यही है फीड। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो सबसे पहले एफ, एफ अगर हम नंबर में देखें तो कितने नंबर पे आता है, ABCDEF, छठवें नंबर पे आ रहा है। तो पहले तो भाई मैंने 6 लिख दिया एफ की जगह पे, है ना। फिर उसके बाद ई कितने नंबर पे आ रहा है, ABCDE 5। उसके बाद ई कौन से नंबर पे आ रहा है, ये भी 5वें नंबर पे आ रहा है। डी कितने नंबर पे आ रहा है, 4, है ना। अब देखो इन्हीं नंबरों के साथ खेलना होता है कि यार इन नंबरों के बीच में हम क्या कैलकुलेशन लगाएं या क्या लॉजिक लगाएं कि ये क्या आ जाए, 47 आ जाए। ठीक है, हालांकि हम बहुत लगाते हैं फिर भी नहीं आता ना, पता ही नहीं चलता यार करना क्या है, कौन सा लॉजिक लगा दिया जाए। अब इन्हीं इन्हीं संख्याओं के साथ क्या करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। ठीक है, कि कैसे करके 47 आएगा। तो देखो कुछ भी कर सकते हैं, पहले आप सबकी गुणा कर लो तो नहीं आ रहा है ना। जोड़ करेंगे तो शायद 6 5 11 5 20 4 इतना ही हो रहा है, तब भी नहीं आ रहा है ना। घटाओ में तो क्या ही होगा। तो जब हमने नॉर्मल कैलकुलेशन जो सिंपल जोड़ घटाओ गुणा, तो इस आधार पे तो नहीं बनना प्रश्न, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ और चीजें जुड़ी होंगी, है ना। चलो जी, अभी देखो यहाँ पे क्या किया जा सकता है। देखो सबसे पहले अगर मैं एक काम कर लेता हूं कि जैसे 6 है, ये भी नंबर में देखो तो 1 2 3 4 ही तो है, ये भी है ना। अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं कि 6 गुणा गए 1, ये पहले नंबर पे था तो इसलिए 1 से गुणा कर दी। फिर मैं क्या कर लूंगा, इनको जोड़ने का काम करता हूं पहले। 5 कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो 2 से गुणा कर ले। ऐसे ही अगर 5 कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 3, फिर जोड़ देता हूं मैं। 4 को अगर किससे कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो 4 से गुणा कर दे। और सबको जोड़ देते हैं तो देखते हैं आता है नहीं। 6 ही कम 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 4 चौकू है, 4 चौकू 20। वाह, यह तो खतरनाक ही है, 4 चौकू 20 फल। अब देखो इनको जरा जोड़ने का काम करो, 6 और 10 16, 16 और 15, 16 और 15 कितना होता है, 16 और 15 31 होता है, और 31 और 16, हाँ जोड़ो जोड़ो जोड़ो, कितना आया, 47 आया। क्या बात है ना, कुछ तो मजा आया, है ना। 47 क्या है, हमें बहुत मजा आया, आया नहीं आया, आया। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसा किया जा सकता है। अब देखो हर प्रश्न के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस लगती है। इस प्रश्न में देखो मैंने, आप लोग क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व नहीं करते, आप ऑब्जर्व नहीं करते। देखो किसी भी प्रश्न में क्या लॉजिक आ रहा है भाई, एकदम से तो आएगा नहीं दिमाग में, भाई प्रश्न में कोई भी लॉजिक लग सकता है। लेकिन इस प्रश्न से आपको एक लॉजिक मिला है कि कभी अगर आता है तो उसमें मैं इस प्रकार का लॉजिक भी लगा सकता हूं। तो आपको यहाँ पे प्रश्न दिमाग में ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान ये रखना है कि आगे अगर इस तरीके संक्रिया वाला एक कैलकुलेशन वाला कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न को सॉल्व करने का एक ये भी तरीका हो सकता है। तो आपको ये तरीका अपने दिमाग में, मतलब इस प्रश्न से आपने एक तरीका अपने दिमाग में डालना है। तो ये जितने भी तरीका है ना, जो कैलकुलेशंस वाले ऐसे प्रश्न होते हैं, इनको ना कॉपी में अलग से लिखा करो। हर पेपर में जब आपको नए नए तरीके मिलते हैं ना, क्या 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 लॉजिक लग सकता है, तो उन तरीकों को बार बार, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसे कैलकुलेशन वाला प्रश्न आता है तो आपका दिमाग चलना, अच्छा ये भी मेथड है, वो भी मेथड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी मेथड से तो सॉल्व होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, हर दिन प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है ना। प्रैक्टिस पेपर से आपको यही सीखना है कि अगर मान लो यहाँ पे कैलकुलेशन वाला प्रश्न आ रखा है तो इस वाले प्रश्न में लॉजिक क्या लगा है। ऐसे 10 लॉजिक आ रहे हैं, चाहे 20 लॉजिक आ रहे हैं, चाहे 50 लॉजिक आ रहे हैं, अलग से एक कॉपी पे लिख दो उनको, तभी तो आगे पेपर में फट से आप सॉल्व कर पाए। अच्छा मेरे पास ये वाला मेथड भी है, ये 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 भी है ना। तभी तो दिमाग फटाफट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो 20-20 मिनट लग जाते हैं एक प्रश्न में, कभी कभी, कभी कभी तो तब भी नहीं आता है, जैसे ये वाला आया भी नहीं होगा। नहीं है ना। हाँ देखो कितना सिंपल प्रश्न था। ठीक है, अब चलो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने लगा दिया, क्या पता इसमें ना लग रहा हो। ठीक है, तो देखो ट्री में देख लेते हैं, TREE। देखो टी, टी को अगर हम काउंट करें तो आई जे, जे पे 10,
और 10 दूनी 20, 20 पे टी आता है ना, तो यानी कि टी है 20, तो टी 20 पे आता है, तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यानी कि टी 20 पे आ रहा है, आर 2 पीछे, तो यानी कि आर 18 पे आना चाहिए, आर क्या आना चाहिए, 18 पे आना चाहिए। ई की बात करें तो ए बी सी डी ई, तो यानी कि 5 पे आ रहा है, और उसके अलावा 5 पे आ रहा है ना। अब कई लोग ए बी सी डी लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 हर दिन यही करेंगे, बल्कि कोशिश ये करो, मैं एक और चीज बताता हूँ, हर बार यही करते होंगे ना आप लोग, ए बी सी डी लिखते होंगे, उनके ऊपर 1 2 3 4, या तुम्हें याद है कि कौन कौन से नंबर पे, याद है? अच्छा याद है तो बहुत अच्छी बात याद है ना। ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है कि याद हो कि फट से आ जाए कि ये इस नंबर पे। तो आप कुछ नहीं, इतना तो कर सकते ना, देखो 10 वाला याद कर सकते हैं, 5 पे कौन है, 10 पे कौन है, ठीक है, 15 पे कौन है, 20 पे कौन है, और 25 पे कौन है, ये तो याद कर सकते हैं, 4 तो याद रख सकते हैं, ये 4 याद रख लो, फिर आगे एबीसीडी तो आती है आपको, फटाफट करो। जैसे मुझे टी पता था तो मैंने फट से आर वाला भी कर दिया, अच्छा टी 20 पे, तो यानी कि पी क्यू आर एस टी, तो यानी कि आर 2 पीछे, तो 18। ऐसे करोगे ना तो उससे वो जब ऐसे वाले प्रश्न आएंगे तो वो कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, ये नहीं हर बार एबीसीडी लिख रहे हैं उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 करके लिख रहे हैं, ये काम नहीं करना, ठीक है, तभी रीजनिंग अच्छी होगी। अब देखो जैसे 20 था, तो जो जो मेथड हमने यहाँ लगाया, 20 गुणा के 1 प्लस 18 गुणा के 2 प्लस 5 गुणा के 3 प्लस 5 गुणा के 4 करते हैं, 20 कम 20 प्लस 18 दूनी 36 प्लस 5 तिया 15 प्लस 5 को 20, जोड़ो जरा 20 और 36, 20 और 36 कितना होता है, 46 है, 46 56, 56 और 15 71, और 71 20 91, क्या 91 दे रखा है, हाँ देखो 91, तो यानी कि हमारा लॉजिक फिट है, इस पे भी काम कर रहा है, इस पे भी काम कर रहा है, तो इस पे भी पक्का है काम करेगा, है ना। एम कितने पे आता है एम आता है 13 नंबर पे, ठीक है, एम आता है, देखो आपको 15 पे पता था ओ, 15 पे ओ, एम एन ओ, तो यानी कि 13 पे क्या हो जाएगा आपका एम, तो देखो एम आ गया 13 पे, ई तो अभी कर ही रहे हैं 5, फिर ई 5, टी तो अभी हमने देखा ही 20, तो 13 गुणा गए 1 प्लस 5 गुणा गए 2 प्लस 5 गुणा गए 3 प्लस 20 गुणा गए 4, 13 एकम 13, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 20 चौको 80, 80 और 15 95, 10 105 और 105 और 13 118 है, कहीं 118, देखो ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए, आ गया, तो सी वाला आपका बिल्कुल सही हो गया एकदम से, हुआ नहीं हुआ। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, और प्रश्न हमारे पास ये है कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कॉस्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है गंगादत्त उत्प्रेती, कौन है, गंगादत्त उत्प्रेती जी। और बाकी अगर गंगादत्त उत्प्रेती जी की बात करें तो ध्यान रखना इन्होंने एक और किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम था हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, हिल डायलेक्ट्स, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ये किताब भी लिखी है। इनको कुमाऊं साहित्य का वो भी कहा जाता है ना, ठीक है, आधुनिक वो भी कहा जाता है गंगादत्त उत्प्रेती डायलेक्ट्स का। तो इनकी दो किताबें स्पेशली याद रखना, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कॉस्ट ऑफ अल्मोड़ा और दूसरा हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, याद रखोगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो ये एक उत्तराखंड का प्रश्न है 44वां, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, 1940 में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में अंग्रेज जो है एक प्रस्ताव लेके आए थे, उस प्रस्ताव का नाम क्या था, अगस्त प्रस्ताव। इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या करी थी, शुरुआत करी थी 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या होती है, शुरुआत होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है गांधी जी ने की थी। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे क्या करेगा, सत्याग्रह करेगा। 1940 में जब इन्होंने स्टार्ट किया तो ध्यान रखना पहले जो सत्याग्रही बने थे भारत के पहले सत्याग्रही, उनका नाम क्या था, है पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, उनका नाम था विनोबा भावे, हाँ विनोबा भावे, ठीक है।
ठीक। दूसरे कौन बने थे? दूसरे बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे सत्याग्रही बने। दो ही याद रखना, बाकी तो लंबी लाइन है ना। ठीक है, तो पहले विनोबा भावे, दूसरे कौन बने थे? नेहरू जी बने थे। वहीं अगर हम अपने राज्य की बात करें तो ध्यान रखना, हमारे राज्य में जो है दिसंबर 1840 ईस्वी में जो है, यहाँ के लोग भी क्या करना चाहते थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना चाहते थे। इसलिए गढ़वाल का जो पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल में डाडा मंडी एक स्थान पड़ता है। आपने डाडा मंडी को किसी और चीज से भी देखा था? किस चीज से जोड़ा था डाडा मंडी है? और डाडा मंडी किस लिए फेमस है? भूल गए ना? गेंदवा कौथिक मेला, गिंदी कौथिक मेला, पहाड़ी हॉकी भूल गए, जिसमें बॉल को छीना जाता है ना? थल नदी, एकेश्वर, अभय हो गया, डाडा मंडी, यहीं पे तो होता गेंदवा कौथिक मेला। ठीक है, चलो जी। तो डाडा मंडी में दिसंबर 1840 ईस्वी में जो है, यहाँ पे क्या बुलाई गई? बैठक बुलाई गई थी पहली बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बाकी कुमाऊं क्षेत्र में जो क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक थे कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो नायक थे, उनका नाम था प्रताप सिंह नेगी। उनका नाम क्या था? प्रताप सिंह नेगी। प्रताप सिंह नेगी। वहीं अगर चमोली या गढ़वाल क्षेत्र में बात करें तो चमोली गढ़वाल में कौन थे? ये थे आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, ये लीड कर रहे थे यहाँ पे। वहीं अगर हम अपने राज्य की बात करें तो हमारे राज्य के पहले जो सत्याग्रही थे, राज्य के प्रथम जो सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही, उनका नाम क्या था? तो राज्य के जो प्रथम सत्याग्रही थे उनका नाम था क्या? जगमोहन सिंह नेगी। क्या था उनका नाम? जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी जी हो जाएंगे। और वहीं अगर पहली महिला सत्याग्रही की बात करें तो पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? बताएगा कोई? हाँ बताओ। है? नहीं बता रहे है ना? भगीरथी देवी। कौन थी? हाँ भगीरथी, नदी मत लिखना, भगीरथी देवी। भगीरथी देवी जो है हमारे राज्य की पहली क्या थी? सत्याग्रही थी। इतनी बात आप ध्यान रखोगे। ठीक। इसके अलावा ध्यान रखना, उस टाइम पे हमारे राज्य में जो है एक बड़ी समस्या चल रही थी डोला पालकी की। जनरली जो आपके दलित वर्ग होता था, दलित वर्ग को डोला पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी। डोला पालकी जानते ना? क्या होता है डोला पालकी? डोली और पालकी है ना? डोली में क्या हुआ, दुल्हन बैठेगी और पालकी में लड़का बैठता था। अब बड़ी जात के लोग तो बैठते थे, लेकिन जो दलित वर्ग है ना, उनको जो है डोला पालकी में बैठने की, तुम पैदल जाओगे, ये कौन सी बात होगी? है तो वहां दूल्हा दुल्हन, तुम तो डोला पालकी में बैठे और वहां दलितों को बोल के तुम्हें अधिकारी नहीं है, भाई कौन सी बात होगी? अच्छा लगे वो पैदल जा रहे हैं वहां दूल्हा दुल्हन, या तो रोड खराब हो तब की बात अलग है ना? तो उनको बैठने की अनुमति नहीं थी। जब उनको बैठने की अनुमति नहीं थी तो उसी टाइम पे यहाँ पे डोला पालकी आंदोलन चल रहा था। इसी वजह से गांधी जी ने जो है उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पे क्या लगाई? रोक लगा दी, प्रतिबंध, कि तुम गढ़वाल वाली नहीं करेंगे, पहले अपने यहाँ डोला पालकी की स्थिति को ठीक करो, दलितों को भी अधिकार दो। पहले तो ये अधिकार छीना किसने? किसकी हिम्मत हुई? है ना? तो फिर गांधी जी ने यहाँ के लोगों को कहा कि आप व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं करेंगे। 25 जनवरी 1941 ईस्वी में, 25 जनवरी 1941 में गांधी जी ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया। गांधी जी ने डोला पालकी नहीं, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पे क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया उत्तराखंड में। तब गढ़वाल वालों को समझ में आया, अब क्योंकि गांधी जी बोल रहे, छोटी बात तो है नहीं भाई, बापू बोल रहे। तो फिर जब एक दो महीने तक बंद रहा, तब गांधी जी ने फिर से इसको स्टार्ट किया। 28 फरवरी 1941 में इसको क्या किया गया? प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रतिबंध क्या कर दिया गया? गांधी जी के द्वारा हटा दिया गया। तो ये बात याद रखोगे आप, 28 फरवरी 1941 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को उत्तराखंड में जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को क्या कर दिया? हटा दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो जी, अगर इतनी बात क्लियर है, अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं हम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज नुंगटम देवी की पूजा की जाती है, तो ये रंग समुदाय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? रंग समुदाय के द्वारा की जाती है। और रंग मैंने आपको बताया ही, पता है क्या है रंग?
भोटिया जनजाति की उपजाति है ना, या भोटिया जनजाति को रंग या रंगपा भी कहा जाता है। हाँ बोलिए ना, बहुत बढ़िया बात, क्या बात। चलो कुछ तो कर रहे हैं आप लोग ना। हाँ, लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं, आप भूलने का काम कर रहे हैं ना, है ना। हाँ ठीक है, हर किसी का अपनी अपनी तरफ से एफर्ट है, कोई भूलने में एफर्ट डाल रहा है, कोई याद करने में एफर्ट डाल रहा है, ठीक है। किसी को पेपर निकालना है, किसी को नहीं भी तो निकालना है। और 2 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो 2 लाखों का तो होगा नहीं सिलेक्शन, होना तो 500 1000 लोगों का ही सिलेक्शन होना है, नहीं है। तो बाकी 1,99,000 की कैटेगरी में भी तो आना है ना। तो इसीलिए क्या है, बढ़िया है, भूलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ना मेरा कुछ जाएगा, है ना किसी और का जाएगा, है ना। जाना होगा तो आपका ही जाएगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, आप नहीं तो जा रहे हैं, किसी और का थोड़ी जा रहा है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुबेरा, बाजू, तिमली। ठीक है, तो तीनों के तीनों है भाई, बिल्कुल सही है। भोटिया जनजाति के बारे में आजकल हम लगातार क्लास में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भोटिया जनजाति मान हिमालय में रहने वाली, है ना, क्या है, एक जनजाति है ना। और इनको जो है उत्तरकाशी में जाड़ कहते हैं, चमोली में तोलछा और मारछा कहा जाता है, और पिथौरागढ़ में क्या कहा जाता है, चौदांसी, ब्यासी, जोहारी, शौका, है ना। ठीक है, ये कहा जाता है। कुमाऊं में रहने वाले भूटियों को रंग भी कहा जाता है, और वही गढ़वाल में रहने वाले भूटियों को रंगपा भी कहा जाता है। रंग का मतलब होता है घाटी, पा मतलब निवास करना, तो घाटी में निवास करने वाले, ये रंगपा का अर्थ होता है। ठीक, इसके अलावा ये चागालमो एक प्रथा पाई जाती है, इनमें क्या होता है ये बताएगी, ये चागालमो, ये चागालमो क्या होता है। हाँ ये चागालमो पता नहीं, भगवान जाने, है ना क्या होता है। चलो जी अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, देखो एक और फिर रीजनिंग का प्रश्न आपके सामने, बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार प्रश्न है ना। प्रश्न है, सौजन्य 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, बहुत अच्छी बात है, कभी कभी जाना चाहिए, नहीं है। उसके बाद है, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है भाई, ये बताना। देखो जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे चलते जाओ, है ना, बिल्कुल आराम आराम से, हाँ धीरे धीरे, भागना नहीं है, धीरे धीरे। सौजन्य 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, अच्छा जी गई, क्या हुआ तो फिर, है ना, देखने गई, ठीक। अब वो कह रहे कि वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, अच्छा जी, 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, और पीछे से ये भी बोल दिया है केवल बृहस्पतिवार को जाती है। इसका मतलब 9 दिन पहले जब गई होगी उस दिन बृहस्पतिवार ही तो रहा होगा, है ना, रहा होगा नहीं रहा होगा। यानी कि आज है 10वां दिन, आज 10वां दिन है, तो तभी तो बोलोगे 9 दिन पहले, भाई बात समझ में। 9 दिन पहले, तो मान लो 9 दिन पहले निकालना मुझे, तो पहले देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 10 दिन। तो आज तो ये दिन है ना, 9 दिन पहले यही वाला दिन होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आप बोले आपने 10 क्यों लिखा, 9 दिन पहले बोला है। अरे तो आज के दिन में तो मैं हूं ना, आज को थोड़ा ना करूंगा काउंट। 9 दिन पहले, तो 9 दिन पहले तो यही 9 तो होंगे। अब ये कह रहा 9 दिन पहले जो था वो क्या था, वो था भाई बृहस्पतिवार, क्योंकि वो केवल बृहस्पतिवार को ही जाती है, ठीक है, मूवी देखने। इसका मतलब वो 9 दिन पहले बृहस्पतिवार को ही मूवी देखने गई होगी। कितना आसान प्रश्न है, खत्म हो गया आपका प्रश्न तो अब। ठीक है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, एतवार, अरे नहीं एतवार आदमी ने, रविवार एतवार एक ही होता है ना, फिर से आ जाओ। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आया शनिवार कहीं है, तो क्या बोल रही है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है भाई, शनिवार। आ तो गया, खत्म हो गया रे प्रश्न, हो गया प्रश्न खत्म, है ना। आई बात समझ में, क्या शनिवार आया आप लोगों का, वेरी गुड, आया, आपका आया है, नहीं आया ना, हाँ थोड़ा मुश्किल हुआ आना, है ना। तो शनिवार इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना, शनिवार क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगर मान लो आपके एक एक करके, चलो खैर इतना नहीं करेंगे तो फिर वो तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा ना, जो दूसरा मेथड बता रहा हूं। अगला देख लो, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, कौन सा है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है,
अरे किसे कहा जाता है? गुजड़ू को कहा जाता है, बी इज द राइट आंसर। और कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? बताओ कौन सा स्थान है 26वां है 25वां है? 25वां स्थान है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टाइपिंग एरर रखिए। ठीक है, कौन सा स्थान है? ये है 25वां स्थान है। हालांकि 26वां स्थान हो सकता पहले था, क्योंकि जब तक आपका कश्मीर नहीं बना था उस टाइम तक 26वां स्थान था। अब लद्दाख हमसे भी पीछे चला गया था, तो यानी कि एक और पीछे हो गया, तो आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये हमारा क्या था? 25वां स्थान है। उत्तराखंड का है 25वां स्थान। ठीक, ये ध्यान रखना आप जन घनत्व के मामले में। वहीं अगर हम अपने राज्य में बात करें तो हमारे राज्य में जो जन घनत्व है वो बताओ कितना है? हमारे राज्य का जन घनत्व वह है 189 है। वहीं अगर देश की बात करें तो देश का जन घनत्व कितना है? 382। जन घनत्व पता है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, वो जितना, यानी कि हमारे उत्तराखंड में पर स्क्वायर किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो 189 25वां स्थान हमारे उत्तराखंड का हो जाएगा। और वहीं अगर जन घनत्व की बात करें तो टॉप में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा है हरिद्वार का। खराब चीजों में शहरी इलाके हमेशा पहले होंगे। 801 हरिद्वार का हो जाएगा। उसके बाद उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर का 649। देहरादून का कितना है? 549। और चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? नैनीताल। नैनीताल का है 225। नैनीताल का 225 है ना। कम में अगर बात करें तो सबसे कम आपका कहां का है? उत्तरकाशी। सबसे कम है उत्तरकाशी का, कितना है? 41। उसके बाद किसका है? चमोली। चमोली पिथौरागढ़ का है। उसके बाद है चमोली का, हाँ चमोली का है 49। उसके बाद पिथौरागढ़ का है कितना? 68। और उसके बाद आ जाता है बागेश्वर, और बागेश्वर का शायद 116। हाँ 116 है बागेश्वर का। कितना है? 116 है। तो ये जन घनत्व के मामले में आपको हमारे उत्तराखंड का याद रखना। ठीक है, चलो जी इतनी बात ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखो, एक तरफ है जल विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ है जनपद। जोहारी, जोहारी नहीं, लोहारी नागपाल परियोजना। लोहारी नाग, अच्छा लोहारी नागपाला परियोजना है। ठीक है, यह है आपका उत्तरकाशी, सही है। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग। अच्छा रुद्रप्रयाग में क्या करें फिर? विष्णु प्रयाग तो उधर है, कहा? चमोली में। तो यानी कि ये वाली बात सही है, यानी कि गलत है ये वाली बात, पर हमें गलत ही ढूंढना था, तो बी सही हो जाएगा। मनेरी भाली उत्तरकाशी में और सप्तेश्वर आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। अब देखो, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? चलो जी बताओ। अर्जुन पुरस्कार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, है ना। हाँ बताओ, हरिदत्त कापड़ी है। हाँ, हरिदत्त कापड़ी की बात करें तो हरिदत्त कापड़ी जो है वो क्या है? हमारी राज्य के एक महत्वपूर्ण बास्केटबॉल प्लेयर है। क्या है? बास्केटबॉल प्लेयर है। पिछली 2 क्लासों में हमने जो है, या पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में हमने अर्जुन पुरस्कार डिस्कस किए थे, लेकिन 2000 के बाद जिनको मिला था, है ना। अब मैंने आपको कहा था 2000 के पहले वाले भी करेंगे, है ना। धैर्य रखो, ठंड रखो, है ना। अब हम करेंगे 2000 से पहले वाले। हालांकि इतना मुझे पूरा विश्वास है आपको वो वाले भी याद नहीं है ना, जो 2000 के बाद वाले कराए थे, वो अलग बात है। पर ठीक है, इतनी बार 2-3 बार और रिवीजन करा दिए थे। अब जो है आपको ये वाले करने हैं जो 2000 से पहले कौन कौन से अर्जुन पुरस्कार मिले। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि 1962 1962 में ध्यान रखना हमारे राज्य के एक खिलाड़ी है जिनका नाम है पदम बहादुर मल। क्या है? पदम बहादुर मल। पदम बहादुर मल। पदम बहादुर मल जी को जो है क्या दिया गया? पदम कह रहा मैं, कौन सा? अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और पदम बहादुर मल किस खेल से संबंधित है? तो ये है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग खिलाड़ी। 1962 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद साल 1974 में 1974, तो 1974 में मैंने अभी आपको बताया है, 1974 में किसको मिलता है? हरिदत्त कापड़ी, जो अभी बताया हरिदत्त कापड़ी। और हरिदत्त कापड़ी किससे संबंधित है? बास्केटबॉल प्लेयर। बास्केटबॉल प्लेयर है हरिदत्त कापड़ी। 1974 ईस्वी में। साल 1981 में
दो लोगों को क्या मिलता है, अर्जुन पुरस्कार मिलता है साल 1981 में। एक है हमारी हर्षवती बिष्ट, एक का नाम क्या है, हर्षवती बिष्ट, एक है हर्षवंती बिष्ट, हर्षवंती बिष्ट हो जाएंगी, और दूसरी है चंद्रप्रभा एतवाल, चंद्रप्रभा एतवाल। और ये दोनों आपको पता है किससे संबंधित है, पर्वतारोही, ठीक है, पर्वतारोही, ठीक है। तो ध्यान रखना 1981 में हर्षवती बिष्ट एवं चंद्रप्रभा एतवाल को पर्वतारोही के क्षेत्र में क्या मिलता है, या पर्वतारोहण के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। साल आया फिर 1986 ईस्वी में, और 1986 में भारत की एक महत्वपूर्ण है ना क्या बोलते हैं पर्वतारोही, जिनका नाम क्या है, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को क्या दिया जाता है, ठीक है, बछेंद्री पाल को क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और इनको भी ऑब्वियसली बात है पर्वतारोहण के क्षेत्र में दिया जाता है। साल 1994 1994 में उत्तराखंड की एक जो है बहुत बड़े निशानेबाज हुए हैं, जिनका नाम क्या है, जसपाल राणा। तो 1994 ईस्वी में जसपाल राणा को क्या मिलता है, क्या मिलता है, जसपाल राणा को 1994 में जसपाल राणा को क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और फिर साल आता है 1996, और 1996 में सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को, सुरेंद्र सिंह वाल्दिया, और सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये नौकायान से संबंधित है। किससे संबंधित है, नौकायान, बोटिंग, नौकायान से संबंधित है। तो देखो 2000 से पहले के आपके ये रहे, है ना। 1962 में पदम बहादुर मल जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, 1974 में हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल, 1981 में हर्षवती बिष्ट और चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, 1986 में बछेंद्री पाल, 1994 में जसपाल राणा, और 1996 में सुरेंद्र सिंह वाल्दिया जो कि नौकायन से संबंधित। 2010 में किसको मिला था, परिमार्जन नेगी, शतरंज है कुछ याद, और एक है सुरेंद्र सिंह कनवासी 2001, याद है कुछ, नहीं है 2001। और वंदना कटारिया को नहीं याद, लक्ष्य सेन को ये भी नहीं याद, 2021-22, 2022 में लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है। तो याद रखो भाई, भूलोगे तो कैसा होगा फिर। अगले प्रश्न में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख किया गया। तो भाई ये कौन सी है, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। खैर जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें इसको क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ भाई 57, और एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न फिर से रीजनिंग का, है ना। चलिए जी, रीजनिंग के इस प्रश्न को देख लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं किया होगा, किया है, हाँ किया होगा ना, खैर मजाक कर रहा हूँ मैं, किया है, किया होगा ना, चलो बहुत अच्छी बात है। आंसर भी आ रहा आपका, कितना आया आंसर, हाँ बताओ आंसर कितना किया है, तो बताओ आंसर कितना आया है, हाँ आप बताओ कितना है, हाँ पहले आप करो देख लिया, हाँ आया है आंसर आपका, है कितना है, पता नहीं आया, पता नहीं कितना आया, बहुत बढ़िया। चलो जी देखो, मैंने कहा रीजनिंग की खास बात यही है, जैसे जैसे सेंटेंस बोल रहे हैं ब्रेक करते जाओ सेंटेंस, है ना, स्टेप वाइज स्टेप वाइज, और उसी के अकॉर्डिंग काम भी करना है। देखो कोई फॉर्मूला नहीं, कोई अभी तो मैंने किसी में फॉर्मूला लगाया नहीं, लगाया ना, बस आप दिमाग से करोगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 39 छात्रों की भार का औसत 40 किलोग्राम है तो है, क्या करें, है ना, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 39 छात्र हैं, है ना भाई, किसी का हो सकता है 40 किलो, किसी का 50 किलो भी हो सकता है, किसी का 20 किलो भी हो सकता है, किसी का कोई तो 100 किलो वाले भी होंगे, है ना, एक क्विंटल वाले भी होंगे कोई, है ना, कोई 90 किलो वाले भी होंगे। तो ऐसे मतलब जब हमने 39 छात्रों का देखा, तब हमने एक एवरेज देखा कि इनका एवरेज तो इतना आ रहा है ना, एवरेज मतलब हम ये मान के चलते हैं कि भाई इस ग्रुप का एवरेज वेट इतना है, लगभग 40 kg पर पर्सन के हिसाब से चल रहे, एवरेज ऐसे निकाला जाता है। जब आप अपने 10वीं के परसेंटेज निकालते तो एवरेज ही तो निकालते हैं आप भी, है ना, 500 में देख लेते हैं भाई इस सब्जेक्ट में इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, और टोटल अब एवरेज कितना बन रहा है, उसी को तो आप प्रतिशत भी बोल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। चलिए जी, सेम हम यहाँ पे देखते हैं 39 छात्र, यानी कि देखो जो लिखा है वही लिखेंगे। 39 छात्र का जो एवरेज वेट है,
एवरेज वेट है वो कितना है 40। कोई अलग बात लिखी मैंने? नहीं लिखी। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यदि उनके अध्यापक यानी मुझे भी, मान लो आप 39 छात्र हैं, ठीक है, और आपका औसत वेट कितना है 40 है, हालांकि 40 नहीं, वो आएगा 100 किलो के आसपास एवरेज, है ना, ठीक है। चलो जी, तो देखो अभी तक जो है आपका एवरेज आ रहा है 40, ठीक। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि मान लो मेरे को भी सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है, अब एवरेज में फर्क तो आएगा ना, कुछ कुछ तो आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा, है ना। अब मान लो देखो अध्यापक पहले कितने थे, अरे कितने थे पहले, पहले कितने थे, आप ही बोलेंगे पहले कितने थे, 39 39 थे, एक मैं भी आ गया उसमें, एक मैं भी आ गया, एक अध्यापक, ठीक है, तो अब टोटल कितने हुए 40। बताओ मैंने कोई सूत्र लगाया? नहीं लगाया, जो बोला वही किया मैंने, बस आगे बढ़ते। अब ये कह रहा देखो एवरेज तो 40 था ही ना, अरे था ही, एवरेज पहले 40 तो था ही, 39 लोगों का 40 था ही पहले से ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कह रहे हैं कि जब इस अध्यापक को जोड़ा तो क्या एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा, वेट एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि 40 से ज्यादा आएगा ना वेट। अब ये कह रहा है कि जैसे अध्यापक को भी जोड़ा तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होगी मन, तो देखो प्लस क्या करो 800 ग्राम, ये तो बोला। बताओ मैंने कुछ किया, कोई सूत्र लगाया अभी तक? नहीं लगाया, जो उसने बोला वही किया बस। तो यानी कि 800 ग्राम क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या आपको नहीं लगता ये इतना हो रहा है 40 केजी 800 ग्राम, क्या ऐसे बोल सकता हूं मैं अगर एक साथ बोलना है? यानी अब इन 40 लोगों का 40 ग्राम 800 हो गया है, 40 किलो और 800 ग्राम हुआ नहीं हुआ? पहले 39 का कितना था 40 एवरेज, एवरेज का मतलब है कि हर व्यक्ति का 40 40 40 40 40, ऐसे 39 लोगों का कितना है 40 40 40, ऐसे तो है। अब मुझे बताओ ऐसे ये कह रहा है कि जब हमने एक जोड़ा यानी अध्यापक को भी जोड़ा तो 800 ग्राम ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब जब हमने टीचर को जोड़ा होगा तो 40 तो टीचर का भी होगा ही ना, कम से कम 40 तो आ ही रहा है कम से कम, लेकिन ये 800 एक्स्ट्रा नहीं है, ये 800 भी तो 40 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तभी तो सबका 40 किलो 800 ग्राम होगा। जैसे पहले सबका 40 40 40 हो रहा था, अब एक और जुड़ गया तो अब 40 ग्राम 800, तो इसका मतलब हर किसी का 40 ग्राम 800, और 40 ग्राम 800 मतलब कितने लोगों का 40 लोगों का, 40 तो है ही सबका, एक्स्ट्रा कितना आया था 800, तो क्या ये 800 सभी 40 में नहीं बटा, मतलब 800 हर व्यक्ति का नहीं होगा, तो 800 गुणा के 40 करो जरा, 800 ग्राम तो था ही, इसमें 40 लोगों का अगर हम गुणा करेंगे 40, क्योंकि हमें 40 का निकालना है कि 40 का किलो कितना आ जाएगा, तो देखो 0 का 0, 4 0 का 0, फिर 4 0 का 0 और 8 चुको 32, क्या इतना ग्राम नहीं आ गया? नहीं आया इतना ग्राम, कितना आया 32,000 ग्राम आ गया, आया 32,000 ग्राम, और 1000 ग्राम में होता है 1 किलो, तो 32,000 ग्राम में कितने किलो होगा, कितना होगा 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो 32,000 ग्राम में कितना होगा 32 किलो, सिंपल सा फंडा है, नहीं है? तो कितना हो गया, तो यानी कि ये 32,000 ग्राम इज इक्वल टू 32 केजी, कोई बात नहीं। क्या आपको नहीं लगता टीचर के आने से 32 केजी एक्स्ट्रा आया, तभी तो 800 800 ग्राम सभी में बटा, इसका मतलब टीचर का 40 तो था ही, यानी अन्य बच्चों से 32 किलो और ज्यादा था, तभी तो ये 32 किलो जब वो शामिल हुए तभी तो सबका 800 800 ग्राम बटा, आई बात समझ में? ठीक है, तो यानी कि क्या बोलते हैं 40 टीचर का तो रहा ही होगा, ठीक है, उसमें 32 और जोड़ देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 72 केजी, तो क्या आपका आंसर 72 केजी आया? आया है, आया 72 केजी? नहीं आया, आया कैसे आया, ऐसे आया, हाँ ठीक है, हाँ देखो ये ध्यान रखना है, बात आई समझ में? तो देखो रीजनिंग के प्रश्न में है, ये भले मैथ्स का भी वैसा प्रश्न है रीजनिंग टाइप, इसलिए उसने रीजनिंग में पूछ लिया ये प्रश्न, हालांकि प्रश्न मैथ्स का है, पर ये ऐसा प्रश्न है कि दिमाग लगा के सॉल्व किया जा सकता है।
फॉर्मूले की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से समझ करके उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसलिए तो बोलता जब आप लोग पेपर देते ना आपको भागने की पड़ी रहती है ना, कब 1 घंटे में, इसलिए बोलता हूँ 2 घंटा पूरा दो, 2 घंटा पेपर आया ऐसे क्या नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, दिमाग लगाओ दिमाग लड़ाओ, चाहे जो भी हो, आधा घंटे लग जाए कोई बात नहीं, पर रीजनिंग के सारे प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक हो गया इतना, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, बात आई समझ में? ठीक है, तो ये 32 टीचर के 32 किलो एक्स्ट्रा आने से ही एवरेज वेट 800 ग्राम एक्स्ट्रा आया था सब बच्चों का, है ना। 40 तो होगा ये क्योंकि वो एवरेज बन रहा है उसके जाने से, पर वो 32 केजी एक्स्ट्रा, जब टीचर का 72 किलो होगा तभी तो एवरेज भी बढ़ेगा। और अगर केवल टीचर भी 40 ग्राम लेके आता, तब 40 किलो लेके आता, तब क्या होता बताओ? अगर मान लो टीचर आता और टीचर का भी 40 होता तो एवरेज में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तब भी एवरेज कितना होता था, 40 होना था। अभी 800 ग्राम बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है क्योंकि 32 केजी एक्स्ट्रा लेके आए थे अपने पास। अगले प्रश्न पे आ जाओ। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? तो भाई ये लगता है चैती मेला, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, चलो जी। बाकी कुंभ मेला हरिद्वार में, गौचर मेला कहाँ लगता है? चमोली में। अटल पेंशन योजना के लिए आपको पता ही है 40 वर्ष अंतिम चाहिए होता है। मार्च 2016 को अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली किस स्थान पे हुआ है? हालांकि ये प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, आएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है ना, तो 2016 का कहाँ आएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं, हालांकि इसका आंसर पिथौरागढ़ है, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। जानवी नदी नील से कौन सी एक मुख्य नदी का संबंधित है? जानवी नदी, उसी को जाड़ गंगा भी कहते हैं, है ना, जो कि थांगला दर्रे से निकलती है उत्तरकाशी में, और कहां पे मिलती है? भैरव घाटी लंका के बीच में मिलती है। अगला प्रश्न, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? तो कब किए भाई? 2006 में। पहली बात देखो, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की बात करें तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो पहले इसको एक कॉलेज के रूप में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। जब अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेजों ने देखो यहाँ के वनों का मैक्सिमम दोहन करने के लिए यहाँ पे वन विभाग वगैरह इसकी स्थापना की। उसके बाद इन्होंने जो है प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, तो इसके लिए इन्होंने एक जर्मन जो क्या थे आपके फॉरेस्ट विशेषज्ञ थे उनको बुलाए, जिनका नाम था डिट्रिच ब्रैंडिस। तो ध्यान रखना 1865 ईस्वी में इन्होंने किसको बुलाया? डिट्रिच ब्रैंडिस, डिट्रिच ब्रैंडिस को बुलाया 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में ही ये भारत में वन विभाग के क्या बनते? महानिरीक्षक, जो वन विभाग का सबसे बड़ा पद होता है उस पद पे बैठाया गया। बाद में इन्हीं के सुझाव पर, ध्यान रखना, 1878 ईस्वी में 1880 ईस्वी में देश का पहला वन महाविद्यालय खोला गया, और यही वन महाविद्यालय था कौन सा? कौन सा था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, स्कूल ऑफ देहरादून, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। ये देहरादून एफआरआई की बात कर रहे हैं, किस तरीके से बुनियाद पड़ती है, तो सबसे पहले 1878 ईस्वी में इसको फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के रूप में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई, और ये हमारे देश का पहला क्या था? वन कॉलेज था, पहला वन महाविद्यालय था। साल 1874 ईस्वी में इसका नाम चेंज किया गया, और इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल या इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज रखा गया। क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट ठीक है, स्कूल। साल फिर उसके बाद 1906, साल 1906 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसको अनुसंधान से जोड़ दिया गया। पहले तो केवल पढ़ाई होती थी नॉर्मल, अब बाद में सोचा गया कि यार कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए जो रिसर्च करे, जो वनों से संबंधित क्या करे? रिसर्च करे, अनुसंधान करे। तो इसलिए 1906 में इसको रिसर्च से जोड़ते हुए इसका नाम किया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसीलिए तो इसने अपने 100 वर्ष पूरे क्यों बोले? क्योंकि पहली बार इसको अनुसंधान से जोड़ा गया ना, आज भी अनुसंधान ही होता है यहाँ पे, तो इसलिए शताब्दी वर्ष इसने 2006 में मनाया। फिर ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता के बाद जो है फिर से इसका नाम चेंज किया गया। अब क्योंकि अंग्रेज चले गए इसलिए हमने इंपीरियल हटा दिया और हमने क्या लिखा आगे, इंडियन इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि IFRI, IFRI या शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं हम, FRI का कह देते हैं। फिर साल 1991 में, ध्यान रखना, इसके महत्व को देखते हुए इसको डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और 2006 में आपको पता है शताब्दी वर्ष, बस बात खत्म होगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपको इसके बाद। अगला प्रश्न, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती कहां से होती है, ये ध्यान रखना, राज तरंगणी से होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न आ गया रे, है ना, रीजनिंग वाला, चलो जी रीजनिंग वाला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न किया तो तुमने सब है, पर आंसर नहीं आप लोगों को पता ना। अच्छा जी, आपका आया था, वही आया जो इन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखो, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। वह शाम से 9 दिन छोटा है, ये भी अच्छी बात है ना। आगे बढ़ेंगे, इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा, जानबूझ के गांधी जी को डाल दिया होगा ना, ठीक है। हाँ, श्याम अपना जन्म दिवस किस वर्ष मनाएगा जी, तो हाँ किस दिन, मतलब किस दिन मनाएगा, तो अपना जन्म दिवस तो आगे आने वाला जो साल होगा उसी में मनाएगा, पहली बात तो ये, या उसी साल मनाएगा, आने वाला साल या उसी साल। जन्म दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन आता है मतलब आज मैं पैदा हो रहा, आज ही जन्म दिवस मनाऊं, अगले साल ना, तो यानी कि अगले साल, इस वर्ष, मतलब आने वाला जो साल होगा उस वर्ष कब मनाएगा। तो देखो, सबसे पहले रमेश पैदा हुआ, देखो कुछ नहीं करना, जो लिखा है वही लिखना है, कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं करना, 21 अक्टूबर, ठीक है जी, 21 अक्टूबर चल रहे, 21 अक्टूबर को, ठीक। अब ये कह रहा है कि वह शाम से 9 दिन छोटा है, तो भाई शाम से 9 दिन छोटा है, यानी कि रमेश छोटा है, शाम बड़ा है, इसका मतलब शाम 9 दिन पहले हुआ, है ना, तो 9 दिन पहले हुआ 21, यानी कि 9 दिन पहले हुआ, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 21। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि शाम 12 तारीख को हुआ था, लग रहा है, लग रहा है आपको, तो तभी तो 9 दिन छोटा होगा ये, क्योंकि 12 और 9 21, तो 12 दिन छोटा हुआ या नहीं हुआ, हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, चलो 12 दिन छोटा, तो यानी कि शाम पैदा हुआ 12 अक्टूबर को, और गांधी जी कब पैदा हुए, बहुत बढ़िया बात, क्या है, गांधी जी, देखो गांधी जी कब पैदा हुए, तो गांधी जी का जन्म दिवस आता है 2 अक्टूबर को, और कह रहा है कि 2 अक्टूबर को दिन कौन सा था, मंगलवार, है ना, इतना अच्छा दिन है, अच्छे दिन ही अच्छा आदमी होगा, मंगल मतलब अच्छा, तो भारत के लिए अच्छा ही हुआ, है ना, मंगलवार, तो गांधी जी देखो मंगलवार को होंगे, है ना, गांधी जी देखो कब होंगे, मंगलवार को होंगे, गांधी जी जैसे मंगलवार को हुए तो अच्छी बात है ना। अब ये मत सोचना उसी साल गांधी जी तो कब के हो गए। अब देखो इसके बाद, देखो एक चीज देखना, अब हमें निकालना है, हमें तो ये निकालना था कि ये क्या है, कौन सा दिन मनाएगा। अब आपने या तो ऐसे किया होगा मंगलवार, उसके बाद यहीं से जोड़ रहे होंगे ना आप सीधे, हैं, ऐसे किया होगा ना आपने, तो ऐसे करेंगे तो गलत ही आएगा, क्योंकि इसी साल थोड़ी मना रहे। हाँ, शाम अपना जन्म दिवस किस वर्ष मनाएगा, अच्छा किस दिन मनाएगा, ठीक है, तो चलो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, या तो ऐसे कर सकते हैं, या अगर अगले साल, अगर ये नेक्स्ट ईयर की बात, इस साल की तो बात कर ही रहा ने, अगले साल जब जन्म दिवस आएगा, है ना, चलो आपकी भाषा में ही कर लेते हैं जैसे मंगलवार कह रहे हैं आप, तो जैसे 2 अक्टूबर को आ रहा है मंगलवार, उसके बाद देखो 2 अक्टूबर के बाद और 21 तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं, अच्छा हमें शाम का बर्थडे देखना है, ठीक है, तो शाम का बर्थडे देखो जरा, 10 दिन बाद आएगा शाम का बर्थडे, 10 दिन बाद ही आएगा, चलो, तो देखो मंगलवार, गांधी जी का जन्म हुआ मंगलवार को, अब शाम का जन्म हुआ कब, 12 अक्टूबर को, तो यानी कि 2 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है,
10 दिन का डिफरेंस आ रहा है ना। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो इसीलिए देखो 10 को जरा 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, 7 दिन में तो साइकिल रिपीट हो जाएगी। 3 दिन तो यानी कि मंगलवार, 7 दिन, 7वां दिन फिर से मंगलवार आ जाएगा, 8वां दिन है ना। तो 3 दिन, मंगलवार के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 20 द राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। कुमाऊं परिषद की बात करते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, बताओ भाई, कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है। तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1816 ईस्वी में होता है। तो कुमाऊं परिषद, सॉरी 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का क्या होता है, गठन होता है। तारीख कौन सी थी, तो तारीख थी 30 सितंबर 30 सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद का क्या होता है, स्थापना होता है। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे उनमें थे एक हरगोविंद पंत होंगे, जीबी पंत होंगे, ठीक है। और कौन कौन थे, और थे आपके प्रेम वल्लभ पांडे, प्रेम वल्लभ पांडे, इंद्रलाल शाह, ठीक है, इंद्रलाल शाह हो जाएंगे। इसके अलावा आपके चंद्रलाल शाह, ठीक है। उसके अलावा लक्ष्मीदत्त, हाँ लक्ष्मीदत्त शास्त्री, लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी हो जाएंगे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, ठीक है। तो ये कुमाऊं परिषद के क्या थे, फाउंडिंग मेंबर थे। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे कुली बेगार जैसी प्रथा हो, चाहे आपके वनों से संबंधित जो भी समस्या है, उन समस्याओं को शॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और इसके जो है समय समय पे क्या होती है, बैठक होती है। इसकी कुल मिलाकर के 6 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ, 1917 ईस्वी में, ठीक है। और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ऑब्वियसली बात है कहाँ होगा, अल्मोड़ा में। 1917 में पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उनका नाम था जयदत्त जोशी। उनका नाम क्या था, जयदत्त जोशी, उनका नाम था जयदत्त जोशी। फिर 1918 में कुमाऊं परिषद की दूसरी बैठक होती है, और यह बैठक कहां पे हुई, हल्द्वानी में, ठीक है। और इसके थे तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। साल फिर 1919 आया, और 1919 में, ठीक है, कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन होता है ये कोटद्वार में हुआ। कहां पे हुआ, कोटद्वार में, कोटद्वार में। और अध्यक्ष कौन थे, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, बद्रीदत्त जोशी हो जाएंगे। फिर साल 1920 की बात करें तो 1920 में भी इसका अधिवेशन होता है, और ये कहां पे हुआ, ये हुआ काशीपुर में। कहां पे हुआ, काशीपुर में। और इसके कौन थे, हरगोविंद पंत थे। फिर साल 1923 में इसका अगला अधिवेशन होता है, और ये होता है कहां पे, टनकपुर में। और इसके कौन बने, बद्रीदत्त पांडे जी बने। और लास्ट अधिवेशन होता है 1926 में, और 1926 में ये होता है गनिया ध्योली में, गनिया ध्योली में होता है। और गनिया ध्योली में यह अधिवेशन जो है ये आपका कहाँ, गनिया ध्योली कहाँ पे, अल्मोड़ा रानीखेत के पास। और इसकी अध्यक्षता करी थी मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हो जाएंगे, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इसकी क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी, ठीक है। तो ये था हमारा कुमाऊं परिषद। और 1926 में ही एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि इसी में जो है कुमाऊं परिषद को, जो पिछले 10 साल से काम कर रहा था, इसको फाइनली कुमाऊं कांग्रेस में क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था, या इसका विलय कर दिया गया था। इसलिए किया गया था क्योंकि कुमाऊं परिषद भी लगभग वही लोग चला रहे थे जो कुमाऊं कांग्रेस चला रहे थे। फिर इन्होंने सोचा कि भाई फायदा क्या है, दो संगठन चला करके, एक ही संगठन चलाते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभा लेते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ, तो ये 1880 ईस्वी हो जाएगा। श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, तो ये 1803 है ना, जब भयंकर भूकंप आया था गढ़वाल में। अब देखो सही मिलान करना है आपको, चंद्रप्रभा एतवाल और व्यक्ति का संबंध।
चंद्र प्रभा एतवाल ये पर्वतारोहण से संबंधित है, ठीक है। उन्मुक्त चंद क्रिकेट बिल्कुल ठीक है। एकता बिष्ट क्रिकेट बिल्कुल ठीक है। बछेंद्री पाल निशानेबाज गलत हो जाएगा, है ना, ये तो पर्वतारोही। निशानेबाज आपकी कौन हो जाएंगे, जसपाल राणा जी। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुगल शासक राजकुमार सुलेमान शिकव को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी, किसने दी थी, पृथ्वीपति शाह ने दी थी। 1658 में आपको पता है एक युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, है ना, जब मुगलों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, और ऐसा माना जाता है कि यही निर्णायक युद्ध भी था, है ना, ठीक है। इसी दौरान जो है दारा शिकोह ने अपने बेटे को भगा दिया था यहाँ से, है ना, जादू, तो तब इसका बेटा सुलेमान शिकोह जो है भाग करके कहाँ आया था, गढ़वाल। गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह के शरण में क्या ली थी, इन्होंने क्या ली थी, शरण ली थी। फिर पृथ्वीपति शाह ने इनको क्या दिया था, प्रोटेक्शन दिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, एक और बढ़िया प्रश्न आ गया आपके सामने रीजनिंग का। क्या आपने किया, इसको किया है तो जरा आंसर बताओ। देखो 0, 6, 24 और 60। देखो पहले जनरली जब भी इस तरीके की सीरीज आती है ना, पहले इनमें डिफरेंस देखा करो, हमेशा पहला लॉजिक ये लगाया करो, डिफरेंस देखा करो, है ना। अब जैसे अगर मैं डिफरेंस देखो भैया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है कितने का, 6 का, इधर आ रहा है 18 का, ठीक है, इधर आ रहा है कितने का, 24, और 60 गए तो कितना होता है, 36 का अंतर आ रहा है। हालांकि अभी इनमें भी कोई सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वैसे 6 18 और 18 तो नहीं 36 हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं बन रहा है ना। हालांकि हम देख सकते हैं वैसे 6 दूनी 18, 18 दूनी 36, अब फिर या तो 36 कम 36 ही करना पड़ेगा, है ना, 36 कम 36, तो 36 करेंगे, 60 में 36 जोड़ेंगे तो नहीं बन रहा है, कोई बन ही नहीं रहा इनमें से, है ना। 36 इंटू 2 करेंगे तब भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा ना तब भी। 72, तो 72 ऐड करेंगे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी कि अभी सीरीज बननी। तो एक काम करा हमने, एक और स्टेप ऐसे ही और अंतर का देख लेते। 18 में 6 घटाएंगे कितना, 12, 12 होता है। 36 में से 18, 36 में से 18 घटाएंगे कितना होता है, 18 होता है। तो यहां से देखो 12 आ रहा है, 18 आ रहा है, एक सीरीज मतलब बन सकती है एक सीरीज ना, 12 18। क्या ऐसा नहीं हो सकता 6 का अंतर आ रहा है, तो एक 6 का अंतर हम इधर भी देख लेते, 6 का अंतर, तो 36 और क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ कितना, 12 18 और यहाँ कितना हो जाएगा, 24, 6 का गैप हो जाएगा ना। तो अगर देखो यहाँ डिफरेंस 24 का है, तो 36 और 24 कितना होता है, 36 और 24 60 होता ही नहीं, होता है 60, है ना। तो देखो एक चीज कर सकते हैं हम, यानी कि आगे अगर 60 में मैं 60 जोड़ दूं तो कितना हो रहा है, 120। तो देखो सीरीज पूरी नहीं हो रही है ना सीरीज पूरी। देखो ये 12 18 या 24 का अंतर, देखो 6 का गैप, यानी कि यहाँ 6 के गैप बन रहे थे। तो क्या 120 आंसर है, नहीं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, 52 गढ़ों में से कौन सा नहीं था। देखो बदाणगढ़ बिल्कुल था। कई बार जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कई बार जो ये उधर वाले जो लोग होते थे, कहाँ, चंद चंद जो लोग होते थे, वो बार बार जब गढ़वाल पे अटैक करते तो पहले बदाण पे ही अटैक करते थे, क्योंकि ये बाउंड्री वाला इलाका पड़ता है। चांदपुरगढ़ गढ़वाल की पहली राजधानी थी, तो ऑब्वियसली बात है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देवलगढ़ दूसरी राजधानी परमारों की, तो यानी कि 3 तो हो ही नहीं सकते, तो डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्युनीगढ़। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड की किस जनपद में हुआ। तो भाई ये कहाँ पे होता है, इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ ना, ठीक है। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी जी का जन्म जो है ये कहाँ पे होता है, इनका जन्म हुआ है कहाँ पर, नैनीताल में, ठीक है, सॉरी अल्मोड़ा में। 1931 ईस्वी में अल्मोड़ा में हो जाएगा, 1931 ईस्वी में अल्मोड़ा में हो जाएगा, ये ध्यान रख रहे हैं। बाकी इनकी कई सारी रचनाएं हैं, है ना, मेरी 33 कहानी संग्रह, उसके अलावा बोरीवली से बोरीबंदर, चंद औरतों का शहर, ठीक है, ऐसे कई सारी क्या इनकी रचनाएं। अगला प्रश्न, सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में है। देखो बागेश्वर, कई बार मैं बता चुका हूं। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है किससे, तो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी जी हैं, ये क्या है, औषधि वैज्ञानिक है, क्या है, औषधि वैज्ञानिक है। अगर इनकी बात करें तो ध्यान रखना 1875 में इनको एक पुरस्कार मिलता है शांति स्वरूप भटनागर। 1875 में इनको शांति स्वरूप भटनागर,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलता है। वही साल 1918 नहीं रे 19 हाँ 1989 में इनको सीवी रमन पुरस्कार मिलता है। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा देखो पिछले पेपरों में हमने चर्चा करी थी नीलांबर पंत, है ना। नीलांबर पंत किस चीज से संबंधित है? नीलांबर पंत जी, तो नीलांबर पंत हैं आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। क्या है? अंतरिक्ष स्पेस साइंटिस्ट। और 1984 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री। और उत्तराखंड में पहले वैज्ञानिक है जिनको पद्मश्री मिला था। इसके अलावा एक और है खड़ग सिंह वाल्दिया। खड़ग सिंह वाल्दिया का संबंध कौन से विज्ञान से? हाँ, तो खड़ग सिंह का है भू विज्ञान से संबंधित। तो ये आप ध्यान रखोगे भाई। अगला प्रश्न आ जाओ। प्रसिद्ध मंदिर हाटकालिका कहाँ है? तो देखो गंगोली हाट में। अगला प्रश्न आ जाओ। रीजनिंग का एक और प्रश्न आपके सामने में देखो किया ये। हाँ ठीक है, चलो जी। सबसे पहले देखो अगर हम देखें तो क्या क्या बन सकता है। देखो पहली बात तो अगर डायरेक्ट में गुणा कर दूं इन दो की, तो डायरेक्ट गुणा करने से तो नहीं बन रहा है, लेकिन क्या आगे पीछे करके कुछ हो रहा है? तो 11 नंबर 99 इतना तो हो रहा है। और यहाँ कितना है? 89। तो कितना घटाएं कि 89 आ जाए? 10। चलो देखते हैं क्या यही लॉजिक इस पे भी काम करता है, बोल नहीं करता है ना। 13 गुणा के 10 कितना होता है? 130। माइनस अगर 10 घटा दें तो कितना? 120। देखो लॉजिक इसमें भी कर रहा है, इसमें तो इसमें भी यही होगा फिर डेफिनेटली। 12 गुणा के 12 144, और 144 में से 10 घटाएंगे कितना? 134। क्या कहीं है? तो बिल्कुल है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? 24 फरवरी 1960 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए कि 3 नए जनपद बनाए गए, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। 24 फरवरी 1960 ही हो जाएगा। रामायण के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। बताओ ढोल नहीं होगा तो नाचेंगे किसमें, है ना। ठीक है, तो यानी कि सी आपका सही वाला होगा, ये वाली बात गलत है। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची 2 अक्टूबर कब? 2009 में हो जाएगा। विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। रामायण उत्सव की बात करें तो डुंगरी, सेलंग, बरोसी, ठीक है, इन गांवों में फेमस है। और यहाँ पे जो है भूमियाल देवता के मंदिर प्रांगण में जो है इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे 2 प्रकार के क्या होते हैं? मुखौटे होते हैं। एक होते ध्यौ पत्थर, दूसरे होते खलियारी। ध्यौ जो है देवताओं से संबंधित होते हैं और खलियारी जो है आपके मनोरंजन के होते हैं। इसके अलावा इस नृत्य की खास बात यह है कि इसमें जो है कोई संवाद नहीं होता है ना, कोई संवाद। पूरी रामायण जो है केवल नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 18 क्या होते हैं? ताल होते हैं। 18 क्या होते हैं इसमें? और इसके अलावा 18 ताल, 18 और चीजें भी होती है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी। 12 दर्जन ढोल दमाव, 8 भंकोरे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना जो आपके पात्र होते हैं उनके बीच में कोई भी संवाद नहीं होता है। रामायण के अलावा इसमें जो है 4 अन्य प्रकार के नृत्य भी किए जाते हैं। मौर मोरयान, मालमल, बड़े बड़ियान और कुरुजोगी नृत्य। ठीक है, और कुशल सिंह भंडारी ने पहली बार लिपिबद्ध किया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यूनेस्को के द्वारा 2009 में क्या दिया गया? इसको क्या किया गया? हाँ, तो इसको विश्व की अमूर्त संस्कृति। शारदा नदी का उद्गम पिंडारी, कफनी, मिलम, नहीं गलत बात हो जाएगी। मिलम से तो गोरी नदी निकलती, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना, डी आंसर हो जाएगा। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक, तो बलभद्र शाह हो जाएगा। देखो एक रीजनिंग का प्रश्न है, ये कर दिया था आपने, बताओ है कौन सा सही है? डी सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो अब ये जैसे कल के दिन आपका फॉर्म निकलेगा तो सबसे पहले फॉर्म ही तो निकलेगा। फॉर्म निकलेगा मतलब सबसे पहले विज्ञापन, तो 5 पहले नंबर पे। विज्ञापन निकला तब क्या करते हैं आप? आवेदन अप्लाई करते हैं, तो 6। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? अब ये वाला पेपर होगा। अब यहाँ पे पेपर तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो यानी कि उसके बाद 2 नंबर आएगा। साक्षात्कार अगर आपका ठीक हो गया तो क्या हो गया? फिर चयन यानी 3।
चयन होगा तब क्या मिलेगा आपका नियुक्ति पत्र, यानी कि 4। और फिर उसके बाद क्या होगा प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है ट्रेनिंग, ये ध्यान रखना है, प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद 1 हो जाएगा। 5 6 2 3, 5 6 2 3 4 1, ये डी वाला सही हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है, तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा। स्थापना कब हुई राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, 1883 में। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस ग्लोगी जल विद्युत 1907 और 1909 में यहां से विद्युत का संचालन शुरू हो गया था। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, कत्यूरी साम्राज्य को, है ना, ठीक है। चलो जी, कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत करी थी, तो एक गढ़ देश है, कहीं पे 1928 भी लिखा है, ये भी ध्यान रखना आपको। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की, तो कहां की थी, टिहरी रियासत बनी थी, है ना। हाँ जी। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता, तो फाउंडर कौन है, ऑब्वियसली बात है सोमचंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको, प्रयागराज की झुंसी से आए थे, है ना। चलो जी, तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो कभी कभी इस प्रकार के पेपर भी बनना चाहिए, ठीक। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।